अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हों। चंद मिनट में लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप लोग अटेंडेंस लगा लें। उम्मीद है आप लोगों ने कल की असाइनमेंट कर ली होगी। कल के असाइनमेंट में जब तक मज़ीद लोग ज्वाइन नहीं करते, हमें कल के असाइनमेंट में जो इश्यूज़ आपको पेश आए वो आप डिस्कस कर सकते हैं अभी। जैसे ही कुछ मज़ीद स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करते हैं तो हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। जी नज़र साहब, दिस से मुराद करंट क्लास होती है। अगर आप करंट क्लास के अंदर रहते हुए ये दिस ऑपरेटर अवेलेबल है आपके लिए। दिस का ऑपरेटर जब आप विद इन ए क्लास के एट्रीब्यूट्स में से किसी चीज़ को एक्सेस करना चाहें, या विद इन ए क्लास आप क्लास के किसी मेथड को, प्रोसेसर को
एक्सेस करना चाहें, उससे कुछ प्रोसेसिंग करवाना चाहें, तो तब दिस यूज़ होता है, दिस का ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर लगा के आगे चाहे एरो ऑपरेटर यूज़ होगा, और साथ में चाहे आप एट्रीब्यूट लगाएं तो एट्रीब्यूट आपको मिल जाएगा, और अगर साथ में अगर मेथड का नाम लगाएंगे तो मेथड कॉल हो जाएगा। जैसा कि हम क्लास से बाहर, तो दिस की जगह हमें ऑब्जेक्ट का नाम देना पड़ता है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे लगाएंगे दिस की जगह। लेकिन अगर क्लास के अंदर रहते हुए हमें क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को कॉल करना है, तो उसके लिए दिस का ऑपरेटर है, क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्ट तो अभी क्रिएट नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट तो क्लास से बाहर क्रिएट होता है, तो इसलिए वहाँ पे दिस ऑपरेटर काम करता है। जी, रेलिवेंट क्वेश्चन किए जाएं जो लेक्चर से रिलेटेड हैं, सिलेबस से रिलेटेड हैं। स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा तादाद अभी तक ऐसी है कि जो कुछ भी कम्युनिकेट नहीं कर रही। उन्होंने कोई फीडबैक नहीं अभी तक दिया कि वो क्या समझ पाए, क्या नहीं समझ पाए। कोई असाइनमेंट उन्होंने मुझे दिखाई नहीं, लाइव आके अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं किया। तो गुजारिश है कि आप इस प्रोग्राम से सीख तब पाएंगे जब आप कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ मुझे बताएंगे कि आपको क्या समझ आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा। तो इस तरीके से मैं बहुत अच्छे तरीके की से आपकी हेल्प कर पाऊंगा। और अगर आप खामोशी से सुनते रहेंगे तो शायद इतने अच्छे तरीके से आप कुछ इस्तिफादा ना कर पाएँ इस कोर्स से। तो अपने बारे में बताते रहें कि आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। आपको जो असाइनमेंट दी जाती हैं वो मुझे वो दिखाते रहें कि ये आपसे हो गई, नहीं हुई। मैं शुरू से ही ये बात आपको बारहा कम्युनिकेट कर चुका हूँ कि जब आदमी कोडिंग करता है, प्रैक्टिस करता है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोडिंग करते हुए उसको कोई क्वेश्चन ना आए, उसको कोई प्रॉब्लम ना आए, उसको कोई एरर ना आए। तो जो लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे होते, तो गालिब गुमान यही है कि वो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, जस्ट सिमा कर रहे हैं, सुन रहे हैं। और उन लोगों को लगता है कि सुनने से ही उनके अंदर स्किल्स डेवलप हो जाएंगी और वो मार्केट एक्सपीरियंस को गेन कर पाएंगे, और सुनने से ही उनकी फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। बहरहाल ये एक वहम है। ऐसा होना होता तो 4 साल डिग्री जो आपने यूनिवर्सिटी से की उसमें ये सब कुछ हो चुका होता। तो 4 साल सुनने से अगर कुछ नहीं हुआ तो ये 3 महीने सुनने से भी कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस करने से, काम करने से, मुझे बताने से कि आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, असाइनमेंट दिखाने से, इस तरीके से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, मार्केट एक्सपीरियंस गेन कर पाएंगे। आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाएंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे, वेब डेवलपर बन जाएंगे, आपकी फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। नजर साहब, थोड़ी देर में क्यूए सेशन स्टार्ट होता है। आपका कोड लाइव आइएगा, कोड दिखाइएगा, मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। जो चीज़ें टेक्निकल होती हैं कोड देखे बगैर हेल्प नहीं की जा सकती। तो ये प्योर टेक्निकल क्वेश्चन है आपका, तो आपका कोड देखे बगैर आपकी प्रॉब्लम का मुझे अंदाज़ा नहीं होगा। तो एक दफ़ा कोड दिखाइएगा, उसमें जो एरर आ रहा है वो दिखाइएगा, इंशाल्लाह फिर उसको सॉल्व करेंगे।
शुक्रिया उमैर साहब, जज़ाकल्लाह। आप काम कर रहे हैं, करते रहें इंशाल्लाह। आज भी वही असाइनमेंट चलेगी, मज़ीद कुछ थोड़ा सा एक आध छोटा सा टास्क साथ में हम ऐड करेंगे। ये जो असाइनमेंट्स हैं ये बहुत हेल्पफुल हैं। प्रोग्रामिंग आपको इन असाइनमेंट से समझ में आएगी और इस तरीके से आप सॉफ्टवेयर अच्छे तरीके से बना पाएंगे, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। ये रियल टाइम टास्क हैं। तो चलें जी, क्लास को स्टार्ट करते हैं आज लोग। आज से हम डेटाबेस पढ़ना शुरू करेंगे। ऑलमोस्ट हमारी सारी की सारी पीएचपी टूल किट कंप्लीट हो चुकी है। पीएचपी की नहीं, या प्रोग्रामिंग की। प्रोग्रामिंग में यही चीज़ें होती हैं जो आपने पढ़ ली। सबसे आखिर में हमने क्लासेस को पढ़ा है। क्लासेस को हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा। क्लासेस के जो कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस नहीं कर पाए वो भी अहम है, बट अगर आप ये समझ जब पाते हैं, जितना हमने डिस्कस कर लिया, जितने यूजेस हमने देख लिए, बाकी को समझना मुश्किल नहीं है। और ज़्यादातर इसी की प्रैक्टिस होती है, फिर बाद में बाकी चीज़ें भी स्लोली आ जाती हैं। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आगे वाले जितने भी टास्क अभी हम करने जा रहे हैं, 2-4 दिन में हम क्रट बनाने की कोशिश करेंगे। तो वो तब बन पाएगा जब आपको ये पुरानी सारी की सारी चीज़ें आती होंगी जो भी अभी तक हम डिस्कस कर चुके। आपको वेरिएबल्स बनाने आते हों, आपको कंडीशन स्ट्रक्चर लगाना आता हो, इफ एल्स स्विच स्टेटमेंट, आपको लूप्स लगाने आते हों, आपको मेथड्स बनाने आते हैं। मेथड्स में आर्गुमेंट कैसे पास किए जाते हैं, डेटा रिटर्न कैसे करवाया जाता है, प्रोसेसिंग क्या होती है, और आपको अरेज का अच्छा खासा आइडिया हो। अरेज को कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे उसको क्रिएट किया जाता है, कैसे उनसे डेटा रिट्रीव किया जाता है, कैसे उनके ऊपर लूप्स लगाई जाती हैं। आपको फंक्शंस बनाने आते हों और क्लासेस के साथ प्ले अराउंड करना आपको आता हो। तो ये चीज़ें अगर आपको आती हैं तो अब जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं 1-2 दिन में, आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आपकी इन चीज़ों में कुछ कमी है तो जिस चीज़ में कमी है उसकी मैंने असाइनमेंट अलग से दी हुई हैं। आप मुझे बताइएगा, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, कुछ ना कुछ मटेरियल दे दूँगा, कुछ ना कुछ असाइनमेंट दे दूँगा। अभी कल से वीकेंड भी आ रहा है, तो इसमें आप इन 2-4 दिनों में अच्छे तरीके से जो चीज़ें आपकी मिसिंग है, जो चीज़ें आपको सही तरीके से आती नहीं हैं, उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पे मामला समझने का नहीं है। यकीनन आपको समझ बहुत अच्छे तरीके से आ गई होगी। जिसने भी क्लासेस ली हैं वो समझ तो गया होगा, लेकिन समझने का मामला नहीं है, मामला है प्रैक्टिस करने का। प्रॉब्लम सॉल्विंग का इशू है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है ना वो प्रैक्टिस से पैदा होती हैं। तो प्रैक्टिस करना मकसूद है। प्रैक्टिस से ही आप कॉन्फिडेंट हो पाएंगे, प्रैक्टिस से ही सॉफ्टवेयर डेवलपर आप बन पाएंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो जिन चीज़ों की प्रैक्टिस आपकी मिस हो गई है वो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ये 3-4 दिनों में उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आने वाले दिनों में जब हम करंट बनाने लगेंगे और उसके बाद एकदम से एडवांस सी बातें करने शुरू कर देंगे, तो फिर जिन लोगों की ये चीज़ें मिसिंग होगी उनको ये बातें समझ में नहीं आएंगी। वो पूछेंगे जी मुझे समझ में नहीं आया। क्यों समझ में नहीं आया जी? वो पता चलेगा जी उन्होंने वो एक खास लेक्चर मिस कर दिया था जिसमें उनको अरेज का आइडिया नहीं हो पा रहा कि अरेज कैसे बनाई, या उनको लूप कैसे हमने लगा लिया, मेथड्स क्या। तो कोई ना कोई एक क्वेश्चन उनसे मिस हो रहा होगा। जब मिस हो रहा होगा तो फिर उनको समझ में नहीं आएगी, और उस वक़्त हम पुराने कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू करने के काबिल नहीं होंगे। तो अभी मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करवा रहा हूँ। कोशिश करें कि अभी इस एक आध वीक के अंदर, इस 2-4-5 दिनों के अंदर जो चीज़ें मैंने अभी बोली हैं, ये सारी इनके ऊपर ग्रिप आपकी स्ट्रांग हो जाए। इन चीज़ों को लेके आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ। तो मेरा काम होगा यहाँ पे आपको नई से नई प्रॉब्लम देना, और आपका काम होगा उसको सॉल्व करके लाना। और अगर आपसे सॉल्व नहीं होगी तो मैं यहाँ पे अगले दिन बताया भी करूँगा कि क्या मसला हुआ उसमें।
जी, क्रड की, CRUD। चलें जी, शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूं, थोड़ा सा डेटाबेस को डिस्कस करते हैं। डेटाबेस का कॉन्सेप्ट उम्मीद है आप जानते होंगे, हमने पहले भी इसको देख लिया है। देखिए, ये जितनी भी प्रैक्टिस है अभी तक हम कर रहे हैं न्यूज़ पोर्टल वाली, ये अरेज की प्रैक्टिस है। अरेज को ही हम डील कर रहे हैं। सारा डेटा अरे की सूरत में हमें मिल रहा है और अरे को आप प्रोसेस कर रहे हैं। फंक्शंस की प्रैक्टिस कुछ इस तरीके से कर लें। अभी तक हमने फंक्शन नहीं बनाया इस प्रैक्टिस में, तो आप सारा का सारा डेटा जो हैंडल करते हैं, डेटा न्यूज़ एपीआई का, तो उस डेटा का एक फंक्शन बना लें, उसको प्रोसेस करने का, उसको पार्स करने का, उसको एक फंक्शन में रख के वो फंक्शन कॉल करते चले जाएं। तो फंक्शन भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। बहरहाल मजीद भी मैं एक आधा असाइनमेंट दूंगा, लेकिन जब आप पिछली असाइनमेंट कंप्लीट कर लेंगे, अगर आप ये क्लासेस वाली असाइनमेंट कंप्लीट कर लेते हैं, तो क्लासेस वाली असाइनमेंट में अरे भी आ रही है, लूप्स भी आ रही हैं, इफ एल्स स्ट्रक्चर भी आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप ज़रा अपनी असाइनमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ज़रा अच्छे तरीके से सोचेंगे इसको हम इसमें कैसे एफिशिएंसी पैदा की जा सकती है, तो आपको सब चीज़ों की प्रैक्टिस इसमें करनी पड़ेगी। सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी ऑलमोस्ट। चलें जी, शुरू करते हैं हम डेटाबेस को। इंशाल्लाह बाकी चीज़ें क्यूए सेशन में डिस्कस करेंगे। डेटाबेस क्या होता है, इसमें बहुत सारी बातें मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर चुका हूं। हमने बहुत ज़्यादा डेटाबेस को देखा। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ। ये डेटाबेस का एडमिन पैनल है। हम बहुत ज़्यादा इसको जानते हैं। आपने बहुत ज़्यादा डेटा यहाँ पे डेटाबेसेस क्रिएट किए होंगे। ओपन कार्ड के लिए भी, वो कॉमर्स इंस्टॉल, वो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के लिए भी गाहे बगाहे हम इसको डिस्कस करते रहे कि किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। बहरहाल मज़ीद भी मैं कुछ इस बारे में आज बता देता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि मैनुअली हम जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग की बात करते हैं, तो हर ऑर्गेनाइजेशन में डेटा को डेटा से डील किया जा रहा होता है। और जो डेटा होता है ऑर्गेनाइजेशन में, डेटा को मैनुअली मैनेज किया जा रहा होता है, फाइल्स के अंदर और रजिस्टर्स के अंदर। स्कूल्स के अंदर आपने देखा होगा कि रजिस्टर्स होते हैं हर चीज़ के लिए। अटेंडेंस का रजिस्टर, स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर होता है, टीचर्स की अटेंडेंस का रजिस्टर होता है, एग्ज़ाम और इस तरह की चीज़ों को डील करने का रजिस्टर होता है। तो हर तरह के रजिस्टर्स वहाँ पे बने होते हैं। और कुछ दूसरी तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में लोगों ने रजिस्टर्स भी रखे होते हैं, फाइल्स भी रखी होती हैं। तो इस तरह डेटा सारा का सारा फाइल्स और रजिस्टर्स में मैनेज किया जाता है। जब उसी ऑर्गेनाइजेशन के पूरे पूरी की पूरी वर्किंग को हम उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसके पूरे इन्वायरमेंट को हम ऑटोमेट करने की बात करते हैं कि पेपरलेस इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए। पेपर टेबल्स पे कहीं नज़र नहीं आना चाहिए। सारी चीज़ें ऑटोमेटेड हों। हर प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया जाए, कंप्यूटर के ज़रिए से उसको कर लिया जाए। तो फिर हम उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो जाहिर है ऑर्गेनाइजेशन डेटा से डील कर रही होती है, तो डेटा को सेव करने के लिए हमारे पास एक एफिशिएंट तरीका जो होता है वो डेटाबेस होता है। डेटाबेस में बहुत अच्छे तरीके से, उम्दा तरीके से डेटा को स्टोर किया जाता है। अच्छे और उम्दा तरीके से स्टोर कैसे किया जाता है और कैसे उसको रिट्रीव किया जाता है, इसकी एफिशिएंसी मैं अभी एक आध मिनट में आपको बताता हूँ। जब हम चीज़ें डेटाबेस में मैनेज करते हैं तो रजिस्टर से जान छूट जाती है, फाइलों की ज़रूरत नहीं रहती हमें। सारा का सारा डेटा कंप्यूटर के अंदर डेटाबेस से इंस्टॉल करने से और उसमें सारा कुछ डाल देने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और एफिशिएंसी कुछ इस तरीके से अब पैदा होती है कि आप खुद ही देखें
एक नया स्टूडेंट एडमिशन के लिए आया तो एडमिनिस्ट्रेशन को एक रजिस्टर ओपन करना पड़ेगा, उस रजिस्टर में एंड पे जाना पड़ेगा, वहाँ जाके उसके रिकॉर्ड को एंटर कर दिया जाएगा। मुख्तलिफ रजिस्टर्स के अंदर जाके उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, जो कि फिजिकली करनी पड़ेगी। रजिस्टर ढूंढे जाएंगे, रजिस्टर को खोला जाएगा, एक आदमी बैठ के ये डंकी वर्क करेगा। फिर किसी स्टूडेंट का डेटा सर्च करना है, फिर डिफरेंट रजिस्टर्स को ढूंढा जाएगा और पेज 1 से उस स्टूडेंट का डेटा रोल नंबर के साथ मैच किया जाएगा। ये रोल नंबर कहाँ पे पाया जाता है, एक एक लाइन को देखा जाएगा, फिर पता चलेगा ये 100 रोल नंबर 100 है, तो फिर 2-4 सफ़े निकाल के आगे देखा जाएगा जहाँ पे सीरियल या रोल नंबर 100 चल रहा है। और अगर रजिस्ट्रेशन नंबर से उनको हम फाइंड कर रहे हैं तो वो बहुत लेंथी होते हैं। बहरहाल इस तरीके से डेटा हमें ढूंढना पड़ता है और ढूंढने में टाइम लग जाता है। और सम टाइम जब डेटा बहुत ज़्यादा हो, रजिस्टर्स बहुत ज़्यादा हों, फाइलें बहुत ज़्यादा हों, तो फिर कभी कभी हमें घंटों भी लग जाते हैं। और मुख्तलिफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा कि वहाँ पे कभी कोई फाइल, कोई रिक्वायर्ड डेटा ढूंढने में दिन भी लग जाते हैं, हफ्तों दरकार होते हैं डेटा को सर्च करने के लिए, रेलिवेंट फाइल को ढूंढने के लिए और उसमें से डेटा निकालने के लिए। तो ये घंटे, महीने और दिन सम टाइम लग जाते हैं डेटा को सर्च करने में। और जबकि इसके मुकाबले में जब हम चीज़ों को ऑटोमेट करते हैं, डेटा को डेटाबेस में स्टोर करते हैं, तो डेटाबेस में सारे के सारे काम, डेटाबेस में ऐड करना, डेटाबेस से रिट्रीव करना, डेटाबेस के अंदर डेटा को अपडेट करना, डेटा को डेटाबेस में डिलीट करना, ये सारे के सारे टास्क जो हैं ये विद इन ए सेकेंड होते हैं। अभी हम क्यूरीज चलाएंगे, आपको नजर आएगा कि मिली सेकेंड्स में क्यूरी डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, मिली सेकेंड्स लगते हैं यहाँ पे। तो एफिशिएंसी जो घंटों, दिनों के हिसाब से काम जो परफॉर्म हो रहा होता है, वो डेटाबेस में मिली सेकेंड्स में वो काम हो रहे होते हैं। तो ये एफिशिएंट वे है, यहाँ पे कुछ ढूंढना नहीं पड़ता। कंप्यूटर विद इन ए सेकेंड वो चीज़ हमें ढूंढ के खुद ब खुद दे देगा। डेटा चाहे जितना मर्जी ज़्यादा हो, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हो या बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हो, तब भी कंप्यूटर को चंद मिली सेकेंड चाहिए, पूरे सेकेंड भी नहीं, सेकेंड के कुछ हिस्से चाहिए, वो डेटा निकाल के हमें दे देगा। और इसके लिए हमें रजिस्टर की तरह सफ़े इधर उधर नहीं करने पड़ेंगे, जस्ट एक बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, रेलिवेंट डेटा उसको दबाना पड़ेगा कि ये स्टूडेंट का नाम है, इस जैसे नाम के जितने भी हैं वो ले आओ, ये स्टूडेंट का रोल नंबर है, ये हमें इसका डेटा फेच करके दे दो। तो वो ये एक इवेंट हुआ था कभी, इस जैसे इवेंट सारे फेच करके ले आओ, तो वो विद इन ए सेकेंड सारा कुछ कर देगा हमारे लिए। तो डेटाबेस में 4 तरह के ऑपरेशंस होते हैं, जैसा कि मैंने अभी ये बयान किया है। डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करना पड़ता है, जैसे मैनुअली फाइल्स में होता है, जो काम मैनुअली फाइल्स में हमें करना पड़ता है वही यहाँ पे भी करना पड़ता है। डेटा इंसर्ट करना डेटाबेस में या फाइल्स में, डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करना, डेटा को अपडेट करना, डेटा को डिलीट करना, डेटा को रिट्रीव करना, ये 4 तरीके होते हैं, 4 काम करने होते हैं डेटाबेस में। ये नॉर्मली फाइल्स और रजिस्टर में भी हमें करने पड़ते हैं, यहाँ पे भी वही करने पड़ते हैं। तो ये 4 अहम काम होते हैं, इन्हीं को लेके हम बोलते हैं CRUD, CRUD। ये चारों ऑपरेशंस का मुखफ़फ़ है। C फॉर क्रिएट करना, C फॉर क्रिएट, R फॉर रिट्रीव, डेटा को निकालना डेटाबेस से, रिट्रीव करना, निकालना, और U फॉर अपडेट और D फॉर डिलीट। CRUD इसी को कहते हैं। तो हम अभी कुछ दिनों में ये CRUD बनाने जा रहे हैं। हमने पहले बात की थी कि डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं। देखें, ये एक डेटाबेस मैंने बनाया हुआ है एजुकेशन के नाम से, इसमें मुख्तलिफ टेबल्स हैं। टेबल्स क्या होते हैं ज़रा समझिएगा। टेबल्स क्या होते हैं, इनको ज़रा समझने की मैं 1 आध मिनट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। टेबल्स क्या होते हैं, देखिएगा। जब मैनुअल तरीके से आप डेटाबेस बनाते हैं, मैनुअल तरीके से आप डेटा को स्टोर करते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, तो क्या होता है उस वक्त
होता ये है कि हर तरह का डेटा स्टोर करने के लिए नया रजिस्टर या नया फाइल नई फाइल बनाते हैं हम लोग। अटेंडेंस के लिए एक रजिस्टर अलग होता है, अटेंडेंस लगाने के लिए, टीचर की अटेंडेंस लगाने के लिए रजिस्टर और होता है। तो हर तरह का डेटा स्टोर करने के लिए हम नई तरह का डेटा स्टोर करने के लिए नया रजिस्टर बनाया जाता है। जितनी तरह का डेटा होगा उतनी तरह के रजिस्टर्स होंगे। मोस्टली ऐसे ही प्रैक्टिस की जाती है। स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है, स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स के लिए अलग रजिस्टर होगा, स्टूडेंट की अटेंडेंस के लिए रजिस्टर अलग होगा। टीचर्स की पेरोल, पे का इशू है, पे को मैनेज करना है, पेरोल के लिए रजिस्टर अलग होगा। टीचर की अटेंडेंस है या स्टाफ की अटेंडेंस है, उसके लिए रजिस्टर अलग होगा। एग्जाम्स को डील करना है, उसके लिए रजिस्टर अलग होगा। फिर मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के, क्लास के हिसाब से, हर क्लास के में कितने स्टूडेंट्स हैं, उनके सारे के सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स, तो कौन कौन से एग्जाम में कौन कौन से मार्क्स आए, इनके लिए एग्जाम का रजिस्टर अलग से, मार्क्स या एग्जाम जो भी नाम हो उसको देते हैं। हर तरह के रजिस्टर बनाए जाते हैं। टेबल को आप जरा समझिएगा, जितनी तरह के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रजिस्टर्स होते हैं उतने ही डेटाबेस में नॉर्मली टेबल होते हैं। अटेंडेंस लगानी है, अटेंडेंस का एक रजिस्टर है, तो यहाँ पे टेबल अटेंडेंस के लिए एक बना लेंगे। स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को मैनेज करना है, स्टूडेंट का सारा बायोडाटा होना चाहिए, तो स्टूडेंट के लिए एक स्टूडेंट का टेबल होगा। तो रजिस्टर्स की मुतबादिल है यहाँ पे टेबल। मैनुअली जो रजिस्टर्स या फाइल्स होती हैं उसका मुतबादिल यहाँ पे टेबल है। और नॉर्मली एक रजिस्टर के लिए एक टेबल यहाँ पे बनाया जाता है। और कभी एक्सरसाइज भी बना लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब हम इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, डेटाबेस को समझने के काबिल हो जाएंगे, अच्छे तरीके से काम कर करके उसमें कुछ एक्सपर्टीज आ जाएंगी, फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि टेबल कब और कैसे बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंसी भी आती है, तो इसलिए कभी एक रजिस्टर को लेके मल्टीपल टेबल्स बनाए जाते हैं। तो बार रजिस्टर कुछ यूँ समझ लें कि टेबल्स रजिस्टर्स का मुतबादिल है, रजिस्टर्स ऑफ फाइल्स का। या हम कुछ यूँ समझ लें टेबल्स को इस सेंस में कि जितनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रियल टाइम एंटिटीज होती हैं, कल भी हमने एंटिटीज की बात की थी, एंटिटीज क्या होती हैं हमने थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया था। आज मजीद उसको ज़रा समझ लीजिएगा। एंटिटीज एक टर्म है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को हम ऑटोमेट करने जा रहे हैं, जिसके सारे के सारे प्रोसेसेस को हम ऑटोमेट करने जा रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में जितनी रियल टाइम एंटिटीज हैं, एंटिटीज से मुराद वो चीज़ें हैं कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रही हैं, उसके बगैर वो ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं हो पाएगी। तो उन चीज़ों को हम एंटिटीज बोलते हैं। स्कूल के सिलसिले में हमने बयान किया था कल कि स्कूल में क्या चीज़ें होती हैं जिनके बगैर स्कूल नामुकम्मल होता है। तो उनमें सबसे अहम चीज़ है स्टूडेंट, एक और अहम चीज़ उसमें टीचर्स हैं। स्कूल में ये दो चीज़ें तो बहुत अहम होती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ होता है, क्लासेस होती हैं, एग्ज़ाम होते हैं, सिलेबस होते हैं, ये सारी एंटिटीज़ हैं स्कूल की एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये एंटिटीज़, ये जितनी एंटिटीज़ होती हैं, हर एंटिटी के लिए एक टेबल मिनिमम होता है। मिनिमम हर एंटिटी को लेके एक टेबल तो होता ही है, एक से ज़ायद भी हो सकते हैं। कभी एंटिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि उसका इतना उसके डेटा बहुत ज़्यादा होता है, तो एक टेबल के अंदर उसके डेटा को मैनेज करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए उसके लिए मल्टीपल टेबल्स बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा कि स्कूल के अंदर ही स्टूडेंट को लेके मल्टीपल टेबल्स, मल्टीपल रजिस्टर्स होते हैं। स्टूडेंट एक एंटिटी है, तो स्टूडेंट के बायोडाटा के रखने के लिए एक अलग से रजिस्टर होता है, उसकी अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखने के लिए अलग से रजिस्टर्स होता है, स्टूडेंट की क्लासेस का रिकॉर्ड रखने के लिए उसके अलग से रजिस्टर होता है, स्टूडेंट की एग्जाम का रिकॉर्ड रखने के लिए अलग से रजिस्टर होता है। एंटिटी एक है, लेकिन उस एंटिटी को लेके मल्टीपल रजिस्टर्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, हर एंटिटी को लेकर मिनिमम एक टेबल हो सकता है, एक तो होगा उसके लिए, और एक से ज़ायद भी हो सकते हैं। और ये डिसीजन हम कैसे लेंगे कि एक से ज़ायद डेटा टेबल बनाएं या एक ही बनाएं?
ये स्लोली ये एक्सपर्टीज आपके अंदर डेवलप हो जाएंगी। टेबल्स बना के डेटाबेस डिज़ाइन करके, ये डेटाबेस डिज़ाइन करना एक अलग से एक आर्ट है, आहिस्ता आहिस्ता हम उसको भी सीखेंगे। अभी आप ये तो समझ गए कि टेबल्स क्या होते हैं, एंटिटीज़ क्या होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन का में डेटाबेस जब ऑटोमेशन हम कर रहे होते हैं उसके ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें डेटाबेस क्या रोल प्ले करता है, उसमें टेबल्स क्या होते हैं। अब ज़रा समझिएगा कि टेबल इटसेल्फ क्या है, टेबल के अंदर क्या चीज़ें होती हैं। तो मैं कोई एक ऐसा टेबल दिखाता हूँ कि जिसमें कुछ डेटा भी हो आपके लिए। ये एक डेटाबेस है, उसमें हमारे पास एक प्रॉपर्टी का टेबल है। मैं प्रॉपर्टी का टेबल दिखाता हूँ, प्रॉपर्टीज़। ये एक वो है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, उसका डेटाबेस आपके सामने खुला है। तो एक टेबल मैंने डेटाबेस के अंदर एक टेबल है प्रॉपर्टीज़। तो ये प्रॉपर्टीज़ के मुख्तलिफ एक टेबल के अंदर कॉलम्स होते हैं। जैसे रजिस्टर में हम देखते हैं रोज एंड कॉलम्स में डेटा मैनेज होता है। कॉलम्स में एंटिटी के एट्रीब्यूट्स होते हैं और रोज में उसका डेटा होता है, रिकॉर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे हैं, प्रॉपर्टी की कोई ना कोई आईडी होगी, वो किसी यूज़र को बिलोंग कर रही होगी, उसका प्रॉपर्टी का कोई नाम भी होगा, उसका कोई एड्रेस भी होगा, उसका कोई जिप कोड, उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन भी हो सकती है, लेट लॉन्ग हो सकते हैं, और इसके बारे में प्रॉपर्टी को कब क्रिएट किया गया, कब अपडेट किया गया, ये बेसिक उसका डेटा यहाँ पे मैनेज किया गया है। और ये पहली प्रॉपर्टी है, ये दूसरी, ये तीसरी, इस तरीके से ये रिकॉर्ड्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं। पर पेज हम कहते हैं। तो ये देखें आपके सामने ऊपर ये नज़र आ रहा है, टोटल 57 रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे इस टेबल के अंदर, 57 रिकॉर्ड्स हैं। और क्यूरी टू 0.0005 सेकेंड्स। अब मुझे नहीं मालूम पड़ रहा कि ये कितने मिली सेकेंड में ये क्यूरी निकली। मुझे इसको पढ़ना नहीं आता, अलबत्ता इसको मैं इसी तरह से पढ़ सकता हूँ, 0.0005 मिली सेकेंड या सेकेंड्स, ये सॉरी ये सेकेंड्स में, इतने सेकेंड्स में इसने, किसी मिली सेकेंड में, शायद 5 मिली सेकेंड में इसने इसको रिट्रीव कर लिया। ये डेटाबेस से डेटा फेच हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे हम काम करेंगे। तो अब आपको ये भी पता चल गया कि टेबल में क्या होता है। टेबल में रोज एंड कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स क्या होते हैं, वो डेटाबेस की मुख्तलिफ, सॉरी टेबल के अंदर जो जिस चीज़ का वो टेबल बनाया गया है, जिस एंटिटी को लेके टेबल बनाया गया, उसके मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स होते हैं। प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी का नेम, एड्रेस, जिप कोड, डिस्क्रिप्शन, लेट लॉन्ग और इस तरह की चीज़ें, कुछ भी हो सकता है। और फिर हर प्रॉपर्टी एक रो के अंदर जा रही है। उम्मीद है टेबल की इंटरनली भी आप टेबल को समझ पा रहे होंगे कि टेबल क्या चीज़ है। अच्छा जी, अब ज़रा एक टेबल हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ें आएंगी। ज़रा तवज्जो से देखिएगा, अब हम एक नया टेबल क्रिएट करने लगे हैं। तो जब भी नया टेबल क्रिएट करने की बारी आए, तो इस डेटाबेस में अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो ये न्यू का कीवर्ड यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं न्यू के कीवर्ड को हिट करूँगा, न्यू के इस ऑप्शन को हिट करूँगा, नया टेबल क्रिएट हो पाएगा। इस टेबल में, इस डेटाबेस में करना चाहें तो ये इसके अंदर भी नीचे न्यू का, तो इसमें भी आप नया टेबल यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं एजुकेशन के पूरे डेटाबेस को हिट करता हूँ, तो ये देखें ऊपर, ये डेटाबेस के एडमिन पैनल को समझना ज़रा ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ें मैं साथ साथ में ध्यान करता चला जा रहा हूँ, आप समझिएगा ज़रा इसको। एजुकेशन डेटाबेस सिलेक्टेड है और इसमें ये टेबल्स मौजूद हैं। नया टेबल क्रिएट करने का एक और मैकेनिज्म ये है, ये नीचे नया टेबल का नाम लिखें, जो भी आप लिखना चाहें, जो भी नाम लिखना चाहें उसको नाम दें। उसके अंदर कितने कॉलम होने चाहिए, जैसे हम रजिस्टर बनाते हैं तो रजिस्टर में हम बताते हैं कि इस रजिस्टर में जो हमने डेटा को मैनेज करना है तो कितनी तरह का डेटा होगा, फॉर एग्जांपल कितने कॉलम्स होंगे, तो हम फुट्टा लगाते हैं और दरादर लाइनें खींचना शुरू कर देते हैं। और फिर टॉप में
टॉप हर कॉलम के टॉप पे जाके उस कॉलम का नाम लिख देते हैं, स्टूडेंट का नाम, उसका एड्रेस, उसका फादर का नाम, और इस तरह ये सारी चीज़ें। तो यहाँ भी सेम सिनेरियो होगा। अभी मैं बता रहा हूँ कि कस्टमर्स का टेबल होगा और उसमें 10 कॉलम्स होंगे मिनिमम। अभी तो मैं 10 रखना चाह रहा हूँ, बाद में ज़्यादा भी करना चाहूँ तो कर पाऊँगा। तो अभी हम टेबल डिफाइन करने जा रहे हैं। टेबल का नाम आएगा और यहाँ पे कॉलम्स के नाम आएंगे। बस फर्क ये है कि यहाँ पे अब कॉलम्स के नाम जो वो इस लाइन में इस तरह आते चले जा रहे हैं, और इसके सामने भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हम इनको डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या है। तो इस तरीके से कॉलम्स आ जाएंगे आपके सामने। पहला कॉलम क्या होना चाहिए, यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। मेरे ख्याल में पहला कॉलम आईडी होगा। दूसरा कॉलम क्या होगा, कस्टमर का नेम होगा। तीसरा कॉलम क्या होगा, कस्टमर का नेम के साथ कस्टमर का एड्रेस मैं रख लेता हूँ, कुछ भी हो सकता है। मैं अपने हिसाब से देख रहा हूँ क्लाइंट ने जो मुझे रिक्वायरमेंट दी है कि डेटा में क्या चीज़ें मैनेज करनी है। तो अब यहाँ पे मैं स्लोली ये सारी चीज़ों को मैनेज करता चला जाऊँगा। जो भी चीज़ें हैं, कस्टमर का ईमेल भी हो सकता है, कस्टमर का सिटी उसमें भी आ जाएगा। हम उसको स्ट्रीट कह लेंगे या कुछ भी, उसका कंट्री और इस तरह के बारे में। कस्टमर कब आया, क्रिएटेड डेट। अच्छा, ये चीज़ें हम बाद में मैनेज करते हैं। अब तो ये जितनी आ चुकी हैं, यहाँ पे आपके सामने टाइप नज़र आ रही है। ये देखें, ये डेटाबेस और आम रजिस्टर्स में फ़र्क है। आप ज़रा समझिएगा टाइप का क्या मतलब है। एक रजिस्टर के अंदर आपने लिखा हुआ है कि पहले कॉलम के अंदर सीरियल नंबर आएगा, दूसरे कॉलम के अंदर नाम आएगा, तीसरे कॉलम के अंदर फादर वालिद का नाम आएगा, तीसरे कॉलम के अंदर, चौथे कॉलम के अंदर इस तरह डीओबी आएगी। अब जरा समझिएगा, अगर कोई आदमी दूसरे कॉलम में जहां पे नाम लिखा होना चाहिए स्टूडेंट का, वहां पे नाम की जगह स्टूडेंट की डीओबी लिख देता है, जहां पे फादर का नाम आना चाहिए वहां पे स्टूडेंट का एक्चुअल नाम लिख देता है, तो रजिस्टर उसको मना नहीं करता। बात समझ में आ रही है। अगर हम रजिस्टर के अंदर जहां पे स्टूडेंट का नाम लिखना है वहां पे उसकी डीओबी लिख देते हैं, है तो बहुत बड़ा ब्लंडर, लेकिन कभी कुछ लोगों से ऐसा हो भी जाता है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन लोग सोए होते हैं, अपने कामों में मगन होते हैं, तो इतने बड़े ब्लंडर कर देते हैं और हो जाते हैं। ऐसा ब्लंडर होने से रजिस्टर मना नहीं करता, रजिस्टर लिखने वाले का हाथ नहीं पकड़ता कि जनाब यहाँ पे आपने नाम लिखना है, यहाँ पे एज या डीओबी क्यों लिख दिया आपने। फादर नेम की जगह स्टूडेंट का नाम लिख दे तो रजिस्टर मना नहीं करेगा कि जनाब यहाँ पे तो आपने फादर नेम लिखना था आपने। तो इस तरह की कॉमन जो मिस्टेक्स हैं वो फाइल सिस्टम में और इधर मुमकिन है, जबकि डेटाबेस में हम इस तरह की जो कॉमन मिस्टेक्स हैं डेटाबेस को बता सकते हैं कि इस तरह की कॉमन मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास पहला है कॉलम है, ये आईडी है। यहाँ पे इस कॉलम के अंदर मैं कहता हूँ कि इंटीजर स्टोर होना चाहिए। आईडी जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। आईडी में कभी हेलो वर्ड लिखा हुआ नहीं आएगा, तो यहाँ पे हमेशा आईडी इंटीजर होना चाहिए। तो इसकी टाइप मैं इंटीजर सेट कर दूं अगर, तो अब अगर इसमें कोई आईडी की जगह यहाँ पे कोई नाम लिखना चाहे, कोई स्ट्रिंग लिखना चाहे, तो ये डेटाबेस उसको पकड़ लेगा, उसे कहेगा जनाब ये अलाउ नहीं है, आपको यहाँ पे इंटीजर डालना चाहिए। बेशक आप इंटीजर गलत डालो, इंटीजर अलाउ, इंटीजर के अलावा कुछ अलाउ नहीं है। तो अगर गलत ही लिखना चाहते हो तो इंटीजर लिखो, अलबत्ता स्ट्रिंग अलाउ नहीं है। तो ये टाइप्स यहाँ पे आएंगी, कॉलम की टाइप, कॉलम में कॉलम का नेम होगा आईडी और उसकी टाइप में आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब टाइप्स देखिएगा जरा, मैंने ड्रॉप डाउन ओपन किया, टाइप में मुख्तलिफ तरह की टाइप्स हैं, इंटीजर है, वॉचर है, टेक्स्ट है, डेट है, और इसी तरह ये न्यूमेरिक्स में, ये न्यूमेरिक्स जैसे हमने डेटा टाइप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ी थी, पीएचपी में पढ़ी थी, सेम डेटाबेस में भी डेटा टाइप्स होती हैं। टाइनी इंट है, स्मॉल इंट है, मीडियम इंट है, बिग इंट। ये ज़रा न्यूमेरिक्स में भी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। छोटी वैल्यू स्टोर करनी है न्यूमेरिक्स में, बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है, तो इस हिसाब से ये डेटाबेस जो है हार्ड ड्राइव में उतनी जगह एलोकेट करेगा जितनी टाइप हम उसकी
सेट कर देंगे। बिट यहाँ पे एक टाइप होती है बूलियन, यस और नो, 0 और 1, ये उसके लिए डेट्स, डेट टाइम है, टाइम स्टैम्प है, सिर्फ टाइम है, ईयर है, और इस तरह बहुत सारी ये डेटा टाइप्स हैं। इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा, इनमें से किसी एक को। तो जब हम एक सिलेक्ट कर लेंगे तो दूसरी अलाउ नहीं होगी। ठीक है जी। वॉरचार, जो नाम होते हैं मोस्टली स्ट्रिंग यानी अल्फ़ाबेट में स्टोर किए जाते हैं, तो नाम की जगह कोई 1 2 3 लिखेगा या DOB लिखने की कोशिश करेगा तो कंप्यूटर उसको पकड़ लेगा कि जनाब ये अलाउ नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर आप नाम लिखना है तो बेशक गलत लिखना, लिख दो, लेकिन ये अलाउ नहीं है कि आप यहाँ पे इंटीजर लिख दो। तो इस तरह से ये एक एफिशिएंसी आपको मिल रही है कंप्यूटर के जरिए से, डेटाबेस के जरिए से, कि यहाँ पे कॉलम या डेटाबेस आपको पकड़ लेगा, आपको गलत नहीं करने देगा, कुछ कॉमन मिस्टेक्स आपको नहीं करने देगा। इसके अलावा हमारा सॉफ्टवेयर स्लोली हम उसको मजीद इंटेलिजेंट बनाते चले जाएंगे, तो वो ह्यूमन एरर्स को रिड्यूस करता चला जाएगा। ह्यूमन एरर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन हम उसको बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कर सकते, हाँ बहुत निचले लेवल तक उसको ला सकते हैं। तो ये एक तरीकाकार है टाइप सेट करने से, हम ह्यूमन एरर्स को रिड्यूस कर सकते हैं, और बहुत सारे इसके वो इफ़ेक्ट्स हैं। उम्मीद है ये टाइप्स आप समझ गए होंगे। लेंथ, सम टाइम लेंथ की भी ज़रूरत पड़ती है। वॉरचार है, वॉरचार मतलब आप अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे, इससे इस कॉलम के अंदर आपके अल्फ़ाबेट्स आएंगे। तो अल्फ़ाबेट्स कितने आएंगे? अल्फ़ाबेट्स में तो ये भी हो सकता है कि आप 500,000 वर्ड का एक ऐसे ही लिखना शुरू कर दें। वहाँ पे लिखना तो नाम है ना, तो नाम की जगह तो जितना मर्जी आप लिखते जाएं, कोई 500 वर्ड का ऐसे लिखना शुरू कर दे, तो हम ये अलाउ तो नहीं करेंगे ना। हम कहेंगे हमारी हार्ड ड्राइव इस तरीके से फुल होना शुरू हो जाएगी। तो हम कहते हैं नाम मैक्सिमम कितना होगा। मैं सोचता हूँ कि कोई आदमी बहुत ज़्यादा साबिके और लाहिके भी अपने नाम के साथ लगाए, चौधरी, मोहम्मद और हाफिज़ और बूटा, और उसके साथ फिर आखिर में लाहिके भी लगाए 2 4 6 इसी तरह, तो ज़्यादा 150 100 वर्ड्स पे, 100 करैक्टर्स पे आएगा। 100 करैक्टर्स बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा किसी का लंबा हो जाए। 150 या 200 करैक्टर से तो बड़ा नाम नहीं होना चाहिए ना। तो अगर कोई इससे भी बड़ा नाम रखता है तो बहरहाल हम उसे कहेंगे जनाब नाम को रिड्यूस करो, इतना बड़ा नाम हमें नहीं रिक्वायर्ड। आप एक नाम लिखो जो हम प्रोनाउंस भी कर सकें, जिसको अच्छे तरीके से बोल भी सकें। तो बहरहाल हम यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं कि नाम जो होगा नॉर्मली में 150 करैक्टर्स का होना चाहिए एक नाम। एड्रेस ज़रा बड़ा होता है, 500 करैक्टर्स में आप उसको ले जाएं, 300 करैक्टर्स में उसको ले जाएं, तो यहाँ पे उसकी लेंथ भी आप सेट कर सकते हैं। ईमेल जो है, ईमेल भी वॉरचार होगी। हम कहते हैं ये भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग 80 to 100 करैक्टर रख लेते हैं। वैसे इतनी बड़ी ईमेल भी नहीं होती। इसी तरह सिटी ज़्यादा से ज़्यादा 20 30 40 50 करैक्टर तक ले जाएं इसको। ये भी चूँकि वॉरचार अल्फ़ाबेट्स में आएगी, वॉरचार यहाँ पे आ जाएगा। और इसी तरह कंट्री भी वॉरचार में आता है, इसके लिए भी हम कह लेते हैं 50 करैक्टर से बढ़ के किसी कंट्री का नाम नहीं होता। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब ज़रा समझिएगा, यहाँ पे तो हमने जस्ट ये देखा कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं, और कुछ डेटा टाइप्स के लिए हमें लेंथ भी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो यहाँ पे लेंथ, उसकी इंटीजर के लिए लेंथ देने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद ले लेगा। हर टेबल के अंदर चंद कॉलम बहुत ज़रूरी होते हैं, उनके बगैर टेबल बनता नहीं है। वो चंद कॉलम कौन कौन से हैं वो ज़रा देख लीजिएगा। हर टेबल के अंदर सबसे पहला कॉलम जो होगा ना, वो आईडी होगा। टेबल कोई भी हो, उसका कुछ भी नाम हो, किसी तरह का डेटा भी आप उसमें रखें, लेकिन पहला कॉलम जो होगा वो आईडी होगा। हमेशा पहला कॉलम आईडी होगा, वो इंट होगा, और वो ऑटो इंक्रीमेंट होगा। सही जी। यहाँ से उसको ये एक कॉलम उसका सिलेक्ट किया जा रहा है, यहाँ से वो ऑटो इंक्रीमेंटेड है, और यहाँ से उसको सिलेक्ट करेंगे प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या चीज़ होती है? जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड रखते हैं वो तो उसको अच्छे तरीके से जानते हैं, जो नहीं रखते हैं उनके लिए मैं बयान कर देता हूँ। प्राइमरी की, हर टेबल के अंदर एक यूनिक आइडेंटिफायर होना चाहिए टेबल्स के रिकॉर्ड्स को लेके। यूनिक आइडेंटिफायर,
आइडेंटिफायर क्या चीज़ है? जैसा हम स्कूल्स के अंदर हर स्टूडेंट के लिए एक रोल नंबर रखते हैं ना, हर क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं तो 100 स्टूडेंट्स का हर एक के लिए एक रोल नंबर होगा। तो उस क्लास में जाएं, चाहे उसमें 50 अरकम मौजूद हों, 50 जाहिद मौजूद हों, 50, ऐसा मुमकिन है एक मल्टीपल लोगों के सेम नाम हो, तो लेकिन रोल नंबर उनके लिए यूनिक आइडेंटिफायर बन जाता है। तो इसी तरह हर टेबल के अंदर, चाहे उसमें 50,000 रिकॉर्ड हों, 50 लाख रिकॉर्ड हों या 50 करोड़ रिकॉर्ड हों, कोई एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे हर रिकॉर्ड को। उस कॉलम के अंदर कोई डुप्लीकेट नहीं आना चाहिए। तो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हर टेबल के रिकॉर्ड को पहला कॉलम उसके लिए मुतय्यन किया गया है, और उस कॉलम का नाम मोस्टली लोग आईडी रखते हैं सिंपलिसिटी के लिए। तो आप भी उसका नाम आईडी रखिएगा और उसको प्राइमरी की यहाँ से सेट कीजिएगा, ऑटो इंक्रीमेंट सेट कीजिएगा, और दैट्स इट। ये दो चीज़ों को चेक कर लीजिएगा। ऑटो इंक्रीमेंट का क्या मतलब है? ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि ये जो पहला वाला कॉलम है ना, आईडी वाला, इसको हम मैनेज नहीं करेंगे, डेटाबेस इसको खुद ही मैनेज करे। हमने ऑटो इंक्रीमेंट कह दिया, हम इसमें कहते हैं कि हम आईडी में हमेशा डेटा कुछ नहीं डाला करेंगे, डेटाबेस को कहेंगे खुद ही इसमें डेटा ऐड करते रहो। तो पुराना रिकॉर्ड जो होगा उसके साथ +1 कर दिया करो, हमेशा उसको इंक्रीमेंट कर दिया। अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है तो 1 रिकॉर्ड पहले ऐड हो जाएगा, नेक्स्ट रिकॉर्ड आएगा तो डेटाबेस उसको खुद ही इंक्रीमेंट करता रहेगा कि 1 के बाद 2 रिकॉर्ड आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। इस तरीके से खुद ब खुद ये पहला वाला कॉलम, आईडी की वाला कॉलम, प्राइमरी की वाला कॉलम ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा कि डेटाबेस उसको खुद से मैनेज करेगा। ये बात भी समझ में आ गई होगी ऑटो इंक्रीमेंट क्या होता है। चलें जी आगे चलते हैं। यहां पे एक नल वाला कॉलम है, ये नजर आ रहा है आपको। इधर से हम अगर किसी को चेक करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि स्टूडेंट जो है ना, कस्टमर का जो एड्रेस है वो ऑप्शनल है, तो अगर हम कस्टमर के एड्रेस को ऑप्शनल रखना चाहते हैं तो इस नल वाले कॉलम को हम चेक कर देंगे। मतलब यह है कि इसमें नल वैल्यू जा सकती है। ऐसा हो सकता है कि ये जब रिकॉर्ड इंटर किया जा रहा हो तो एड्रेस वाले कॉलम में कुछ भी ना जाए, ऐसा मुमकिन है। और अगर आप इन हर कॉलम के सामने ये जो नल वाला चेक बॉक्स लगा हुआ है इसको आप चेक नहीं करेंगे तो इट मीन्स कि हर दफ़ा जब रिकॉर्ड आए तो नेम ज़रूरी है, नेम के बगैर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ईमेल के बगैर एक्सेप्ट नहीं करेगा, सिटी के बगैर कंट्री, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। एड्रेस वाला कॉलम में ये ज़रूरी नहीं है। तो जिस चीज़ को अब ऑप्शनल रखना चाहें यहाँ से उसके सामने ये चेक बॉक्स को चेक कर दें। उम्मीद है ये भी समझ में आ गई होगी आपको। और ये भी समझ में आ गया कि एक कॉलम तो बहुत ज़रूरी होता है, वो आईडी है। अब दूसरे चंद मजीद कॉलम भी होते हैं, वो भी ज़रा उनकी डिटेल भी समझ लीजिएगा, फिर हम स्लोली आगे चलते हैं। हर टेबल के अंदर एक कॉलम होगा जो सबसे आखिर में मोस्टली ये कॉलम बनाए जाते हैं, क्रिएटेड एट, रिकॉर्ड कब क्रिएट किया गया, ये रिकॉर्ड कब क्रिएट किया गया। एक आईडी होगा, दूसरा कॉलम होगा क्रिएटेड एट, ये नॉर्मली टेबल के एंड में आता है। एक डेट एंड टाइम या टाइम स्टैम्प यहाँ पे आएगी हमेशा। इसकी टाइप में डेट और टाइम रख लें आप, या टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प क्या होती है हम चंद दिन में इसको भी पढ़ लेंगे। आप डेट और टाइम यहाँ पे रख लें कि क्रिएटेड एट, ये रिकॉर्ड कब क्रिएट किया गया, ये डेट उस वक्त उसकी डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगी। और एक और कॉलम होगा यहाँ पे अपडेटेड एट, इस कॉलम में इस रिकॉर्ड का डेटा अपडेट कब किया गया, जब अपडेट किया गया उसका डेट और टाइम यहाँ पे आ जाएगा। तो इसकी डेटा टाइप डेट और टाइम होगी, डेट होगी, टाइम होगी, या टाइम स्टैम्प होगी, जो भी आप रखना चाहें रख लें। दो कॉलम्स ये वाले आखिर में क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड, और एक कॉलम शुरू में आईडी, ये तीन कॉलम
तो हर डेटाबेस का हर टेबल का पार्ट होंगे, ये ज़रूरी है। जब भी आप टेबल क्रिएट करेंगे इसी नाम से इन कॉलम्स को क्रिएट करें तो बहुत अच्छा होगा। कॉलम्स में नेमिंग कन्वेंशन वही है जो वेरिएबल्स में है। कभी इनके आप स्पेसिस इनमें ना दीजिएगा। स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गड़बड़ ये करते हैं कि डेटाबेस के कॉलम्स के नाम में स्पेसिस देना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पे भी नहीं आएंगे। टेबल के नेम में भी यहाँ पे भी स्पेसिस नहीं आएंगी। ये नाम है टेबल का, उसमें स्पेसिस नहीं आएंगी। जो वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन हमने पढ़े थे वही यहाँ पे आएंगे। अंडरस्कोर यूज करें, यही बेस्ट प्रैक्टिस है पीएचपी में। अच्छा जी, कुछ मजीद भी कॉलम्स होते हैं लेकिन अभी हम उनको डिस्कस नहीं करते। जब टाइम आएगा तो हम उनको डिस्कस करेंगे। अभी शायद उनको समझना कदरे दुश्वार हो जाएगा। चलें जी, हमारे पास चंद स्लाइड्स हैं, हम स्लाइड्स को अब देखना शुरू करते हैं। और जो चीज़ें स्लाइड में जो चीज़ें हमसे रह गई हैं हम उनको स्लाइड्स में कवर करते हैं। जी, एसक्यूएल क्यूरीज में सबसे पहले इंट, टाइनी इंट, ये न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हैं। टाइनी इंट बहुत छोटा सा होगा, स्मॉल इंट टाइनी इंट से कदरे बड़ा होगा, मीडियम इंट स्मॉल इंट से बड़ा है, बिग इंट सबसे बड़ा है, फ्लोट, डबल और डेसिमल। फ्लोट, डबल और डेसिमल ये बेसिकली वो हैं, इसमें फ्रैक्शनल पॉइंट भी होते हैं, डेसिमल पॉइंट्स भी होते हैं, पॉइंट्स आते हैं, पॉइंट्स 10 पॉइंट समथिंग। तो ये तीन डेसिमल फ्रैक्शंस को जाहिर करते हैं, फ्रैक्शन, फ्लोट, डबल और डेसिमल। और ये इंटीजर्स के लिए हैं, इनमें डेसिमल एरिया नहीं होगा। डेट एंड टाइप के लिए डेट, कुछ डेटा टाइप्स हैं वो आपके सामने हैं। टाइम स्टैम्प क्या होता है ये ज़रा समझ चलें, इसको हम बाद में बयान करेंगे। टाइम स्टैम्प को ये स्ट्रिंग के लिए डेटा टाइप्स कुछ चार, वॉर चार, ब्लब एंड टैक्स, टाइनी ब्लब, टाइनी टैक्स, मीडियम ब्लब, मीडियम, तो बहुत कुछ है। एसक्यूएल हमारे लिए क्या कर सकता है, तो ये एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज एसक्यूएल का मतलब है ये। ऑलमोस्ट इन सारी चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं। डेटाबेस से डेटा रिट्रीव होगा, एसक्यूएल हमारे लिए डेटा बेस क्रिएट कर सकती है, टेबल क्रिएट कर सकती है और बहुत कुछ। स्लोली इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे कि कैसे वो क्रिएट होंगे। बहुत सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। मोस्टली डेटाबेस के ऊपर जितने एक्शन है जो परफॉर्म किए जाते हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। अभी तक हम इनके नामों से नहीं पढ़ सके, आप इनके नाम भी लिखे हुए हैं। सिलेक्ट की क्यूरी बोलते हैं इसको। तो सिलेक्ट क्या होता है, डेटा रिट्रीव करना, डेटा निकालना। तो जब डेटाबेस से डेटा निकालना चाहें तो उसके लिए सिलेक्ट की क्यूरी चलेगी। डेटाबेस में डेटा अपडेट करना चलेगी, डिलीट करना चाहें तो डिलीट की क्यूरी चलेगी। डेटाबेस में डेटा डालना चाहें तो इंसर्ट की क्यूरी चलेगी, इंसर्ट इनटू। ये कीवर्ड्स हैं, आस्ते आस्ते आप इनसे फेमिलियर हो जाएंगे। डेटाबेस क्रिएट करना है तो ये उसके लिए क्यूरी है। डेटाबेस को मॉडिफाई करना है तो ऑल्टर डेटाबेस, क्रिएट टेबल, ऑल्टर टेबल, टेबल को मॉडिफाई करना है, ड्रॉप टेबल, टेबल को डिलीट करना है। तो ऑब्वियस से नाम है इनके। ये सिलेक्ट स्टेटमेंट ज़रा सिंटैक्स लिखा गया है, हम ज़रा आज इसको नहीं पढ़ते, हम इसको कल पे रखते हैं। मज़ीद कोई चीज़ देख लेते हैं जो आज प्रैक्टिकली हमने समझनी है। चलें, ये टास्क हम कल पे रखते हैं। अब लेकिन ये एसक्यूएल लिखने के लिए कोई डेटाबेस आपको वो डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जैम्प और वैम्प इंस्टॉल है, आप लोकल होस्ट ही लिखें यहाँ पे जैसे मैंने लिखा। ये देखें यहाँ पे ये आ जाएगा PHP माई एडमिन, और यहाँ पे आप डेटाबेस क्रिएट करें। अच्छा जी, अभी ज़रा एक टास्क छोटा सा है जो विद इन ए क्लास आपने करना है। कोई मुश्किल टास्क नहीं है, कोई लेंथी टास्क नहीं है। अभी आप इसको करेंगे, अभी करेंगे।
ये क्लास ये बाहर नहीं जाके करना, ये होमवर्क नहीं है, होमवर्क अलग से मिलेगा। अभी आपके पास आधा घंटा है तो आप ये टास्क परफॉर्म करेंगे और साथ साथ में क्यूए सेशन भी हमारा चलेगा। तो टास्क ये ज़रा समझिएगा, आपने एक डेटाबेस क्रिएट करना है। हम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम एक बनाएंगे तो उसका डेटाबेस क्रिएट करना है। तो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट कर लें। उसमें स्टूडेंट का एक टेबल बनाना है, स्टूडेंट का टेबल। तो अभी थोड़ी देर में मैं आप सबके वो टेबल्स देखूंगा कि स्टूडेंट का टेबल आपने ठीक तरीके से बनाया कि नहीं बनाया। जो स्टूडेंट का फॉर्म हमने शुरू से डिज़ाइन किया था, जो स्टूडेंट को लेके हमने उसकी अरे भी डिफाइन की थी, अब उस स्टूडेंट को लेके आप सब लोग एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट कीजिएगा और उसमें एक टेबल बनाइएगा। आप टेबल बनाना शुरू करें और जो जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं इन सारी इंस्ट्रक्शंस को उसमें फॉलो करें। फिर हम आगे मजीद पढ़ते हैं इसको। तो शुरू हो जाएंगे, ये डेटाबेस का ये टेबल बनाना शुरू कर दें आप सब लोग। मैं आपके लिए क्यूए सेशन भी स्टार्ट करता हूँ, आप जल्दी से टेबल बनाना शुरू कर दें आप सब लोग।
इनविटेशन लिंक्स मैंने डाल दी हैं, आपकी क्यूरीज को आंसर करूंगा। आपको जो बात समझ में नहीं आई आप क्यूरी कर सकते हैं, चाहे कल की असाइनमेंट को लेके हो या किसी भी तरीके से। और आज का पहले टास्क पहले आप कंप्लीट कीजिएगा, जो विद इन ए क्लास मैंने अभी दिया कि क्लास के अंदर रहते हुए उसको कंप्लीट करेंगे, उसको कंप्लीट कीजिएगा पहले। एसक्यूएल क्यूरीज लिखने के लिए ये डेटाबेस में खुद ये टूल मौजूद है। यहाँ पे ऊपर डेटाबेसेस आ रहा है, साथ में एसक्यूएल आ रहा है। यहाँ पे एसक्यूएल लिखेंगे, इस लिंक को हिट करेंगे तो आप यहाँ पे एसक्यूएल जितनी भी क्यूरीज जो भी लिखनी है वो लिखेंगे आप यहाँ पे। आने वाले दिनों में हम भी यहाँ पे रह के क्यूरीज को लिखेंगे। जी 4-5 स्टूडेंट्स ने टास्क कंप्लीट कर लिया, कुछ इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, सब लोग बना लें इसको। जी निदा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर यहाँ आपने बताया था कि जो आईडी है हम उसको ऑटो इंक्रीमेंट पे लगा देंगे, तो यहाँ मुझे कहीं उसका ऑप्शन नहीं मिला, वो मुझे बता दीजिएगा। देखिए ना, एक मिनट, आप एक ही वो काउंट कर रही हैं अभी तक? नहीं सर ये है। ये देखें जी, ये एआई का, ये देखें। आप इसको स्ट्रक्चर में जाएं, ऊपर स्ट्रक्चर को एडिट करें, ये ऊपर ब्राउज के साथ स्ट्रक्चर का इसको क्लिक करें। अब इसको फर्स्ट वन को चेंज करें। चेंज यहाँ पे सामने नजर आ रहा है, आईडी के सामने चेंज का एक नजर आ रहा है, आगे चलती जाए दूसरी तरफ। हाँ, इसको चेंज करें। यहाँ पे देखें ये नल के आगे एआई लिखा हुआ है। यहाँ पे नल कॉलम है, एक कॉलम नल है जिसके नीचे चेक बॉक्स बना हुआ है जी। उसके साथ आगे एआई लिखा हुआ है। हाँ, तो एआई को क्लिक करें। चलो, ये ऑटो इंक्रीमेंट हो गया, सेव करें इसको। ऑटो इंक्रीमेंट है, लेकिन हाँ प्राइमरी की भी है ऑटो इंक्रीमेंट की। समझ में आ गया जी? सर ये, जी सर ये भी बताइएगा कि जब हम यहाँ पे इंसर्ट की क्यूरी चलाएंगे तो यहाँ हम फिर आईडी खुद से नहीं देंगे ना, तो जो वैल्यू 1 होगी वो सेकंड वाला पैरामीटर होगा, इंडेक्स। हाँ जी, फर्स्ट वाले हम नल दे देंगे, वो खुद ही उसको मैनेज कर लेगा। ठीक है सर, थैंक यू। निदा, आपके पास कोई ऑर्डर आया अभी तक? सर वो मैंने आपको बताया था पहले, उन्होंने अभी तक कोई रिस्पांस नहीं दिया। बाकी मैं बाय रिक्वेस्ट पे रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, उनको एडिट भी कर रही हूँ, और सोशल मीडिया पे शेयर करने का टाइम नहीं मिल रहा, वो इंशाल्लाह मैं वीकेंड पे करूँगी।
तो ये कौन सा टाइम वक्त चाहिए होता है उसके लिए? बहुत लंबा चौड़ा एक दो मिनट में सर सोशल मेरे मीडिया पे शेयर हो मेरे जाती है। एग्जाम है एक्चुअली इसलिए। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, ठीक है। आप के पहले से ऑर्डर्स आपके पास पहले से आप फ्रीलांसिंग कर ली हैं, तो आपके लिए तो ये मुश्किल नहीं होना चाहिए। जी। तो आप तो जल्द जी सर, ये पहले मैंने ऑर्डर्स। आपको बताया था कि वो फ्रेंड के रेफरेंस से आया था पहले ना। फेसबुक पे तो मिल जाते हैं, लेकिन फाइवर पे जो है वो फ्रेंड के रेफरेंस से ऑर्डर आया था। ठीक है, चलें, सही है। अभी आपके एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएँ तो उम्मीद करेंगे आप ज़रा बड़ा सा एक लेके आएँगे ऑर्डर। जी सर, इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये जो कह रहे हैं कुछ लोग, क्रिएटेड ऐड, जो क्रिएटेड ऐड है, अपडेटेड ऐड है, इसकी वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। इसके डेटा टाइप में डेट टाइम या इस तरह की चीज़ों में इसकी वैल्यू ना दें, वैल्यू इसको ऑटो ऑटो रहने दें, खुद ही एडजस्ट वो कर लेगा। तो जिसकी डेट टाइम या डेट से रिलेटेड कोई डेटा टाइप हो उसकी वैल्यू आप ना दें, उसकी वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। और जिसकी डीओबी होगी तो डीओबी अगर आप डालना चाहें तो वहाँ पे भी डेट और टाइम या डेट सिर्फ लिखें, उसकी भी लेंथ देने की ज़रूरत नहीं है। जी, कुछ स्टूडेंट्स को डेटा इंटर करने की डेटा भी आप लोग इंटर करना शुरू करते हैं बेशक उसमें। किसको ब्राउज़र में? जवेद इकबाल साहब बता पूछना चाह रहे हैं कि ब्राउज़र में इसको कैसे शो करेंगे। ज़रा एक मिनट मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको बता दूं डेटा इसमें कैसे इंसर्ट करेंगे। ये ज़रा देखिएगा नज़र साहब, मैं आपको अभी लाइन पे लेता हूँ ज़रा। पहले ये देख लें कि डेटा डेटाबेस में कैसे इंसर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक स्टूडेंट का टेबल है, मैं भाई ये चलते हैं यहाँ पे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में। ये स्टूडेंट का टेबल है मेरे पास। हम इस स्टूडेंट के टेबल में पहले से कुछ रिकॉर्ड्स मौजूद है, मैं एक नया रिकॉर्ड ऐड करना चाहता हूँ। तो ये देखें, ये ऊपर टॉप पे सब कुछ नज़र आ रहा है आपको, मुख्तलिफ मेन्यूज नज़र आ रहे हैं। इनमें ये इंसर्ट का मेन्यू है, यहाँ से आप इंसर्ट करेंगे। सरे 10 आप इंसर्ट करना शुरू कर दें ऐसे ही। यहाँ पे वैल्यूज आना शुरू हो गई हैं, तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू ऐड करता हूँ। डिग्री आईडी में कुछ भी ऐड नहीं करता, 1 लिख देता हूँ इसकी जगह। और यहाँ पे क्रिएटेड ऐड में ये एक डेट डाल देता हूँ, यहाँ से डेट भी आ रही है। और चलें जी, क्रिएटेड बाई में कुछ मैं ऐड कर देता हूँ 1 यहाँ पे भी। यहाँ पे गो के बटन पे हिट करें तो ये देखें आपके सामने ये क्यूरी भी लिखी हुई आ गई है। जो क्यूरी होनी चाहिए वो रियल टाइम में क्यूरी भी आ गई है यहाँ पे, और रिकॉर्ड रो भी एक एंटर हो चुकी है। ये क्यूरी अगर आप लेना चाहें तो यहाँ से क्यूरी भी आपको मिल जाएगी और ये रो भी एंटर हो जाएगी। तो इंसर्ट का ये बटन यहाँ पे लगा हुआ है मेन्यू में, आप इसको यूज़ करें। ये देखें जी, हमने एक रिकॉर्ड एंटर कर लिया। तो यहाँ से आप रिकॉर्ड्स एंटर करें। दूसरा टास्क आपका ये होगा
कि हर एक के टेबल में 5-10 रिकॉर्ड होने चाहिए। कैसे ऐड करेंगे, मैंने तरीकाकार बता दिया। ये इंसर्ट का बटन है, यहाँ पे जाएंगे, फॉर्म खुल जाएगा और फॉर्म में वैल्यूज ऐड करते जाएं। जो ऑप्शनल होगी उसके सामने ये चेक बॉक्स होगा और साथ में गो के बटन पे हिट करें, रिकॉर्ड एंटर होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, ये हमारे साथ फियाजुर रहमान है, ऐसा नहीं है, ज़रा पहले उनकी बात सुन लें, फिर उसके बाद हम बाकी लोगों को लाइन पे लेते हैं। नज़र साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, गुलशन भी आने की कोशिश कर रही हैं, तो पहले फियाजुर रहमान साहब की बात सुन लेते हैं ज़रा। ऐसा नहीं है जी, फियाज साहब आप लाइन पे सुन सकते हैं। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? थैंक यू कैसे भाई। आपका स्टूडेंट, मेरा नाम फियाजुर रहमान है और मैं सिस्टम एंड नेटवर्क इंजीनियर हूँ पंजाब आईटी बोर्ड के साथ। और करंटली मैं लाइव आया हूँ, तो आपसे कुछ रिव्यूज़ भी, आपकी फीडबैक भी लेना चाहूँगा। तो इसके अलावा फियाज साहब आपकी आवाज़ ज़रा क्लियर नहीं है, आवाज़ क्लियर नहीं है? हाँ, ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं है। आप ठीक आ रही है? चलें ठीक है जी, बेहतर है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम फियाजुर रहमान है और मैं सिस्टम एंड नेटवर्क इंजीनियर पंजाब आईटी बोर्ड के साथ। इस वक्त मेरे लाइव आने का जो मकसद है वो ये कि कुछ फीडबैक्स देना चाह रहा था मैं आपसे। और इसके अलावा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमारा क्यूरी की समझ नहीं आ रही, क्यूरी सबमिट कैसे करानी है या क्यूरी सबमिट करने के बाद फिर क्या प्रोसीजर है। तो एक तो आपके साथ हमने क्यूरी सबमिट करने के लिए ना लिंक शेयर किया होगा, 2 लिंक शेयर किए होंगे, एक आईयूबी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और खानेवाल के लिए, एक लिया और लोधरा के लिए। आपने वो फॉर्म फिल करना, उसके बाद हम खुद ही आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे और ऑलरेडी हम कॉन्टैक्ट कर भी रहे हैं स्टूडेंट के साथ। ये तो कोई प्रोसीजर है। इसके अलावा किसी को इशू आ रहा हो, कोई समझ ना आ रही हो क्यूरी में या सॉफ्टवेयर में, तो वो भी यहाँ पे लाइव आके मेरे साथ शेयर कर सकता है या आप IT के साथ शेयर करना चाहेंगे। कोई स्टूडेंट जो लाइव आना चाहे। शुक्रिया फियाज साहब, लेकिन मेरा ख्याल था कि ये ना हमें क्लास के बिल्कुल स्टार्ट में ये प्रोसीजर उनको बताना चाहिए था। आप बिल्कुल सेशन के स्टार्टिंग को आके बताते तो ज़्यादा अच्छा था। अब तो ऑलमोस्ट क्यूरीज सबकी रिजॉल्व हो चुकी हैं, ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की क्यूरीज होती हैं, बाकी भी होती रहती हैं, लेकिन ज़्यादातर क्यूरीज स्टार्ट में होती हैं। तो अगर सेशन के स्टार्ट में ही अगर ये सेशन हम लेते तो ज़्यादा प्रोडक्टिव होता। लेकिन सेशन के स्टार्ट में भी हमने किया था, अब हम दरमियान में एक और एक्स्ट्रा करना चाह रहे हैं कि मे भी अगर किसी को कुछ रह गया। चलें शुक्रिया। ये किसी को बहरहाल लोग आपसे कांटेक्ट कर लेंगे अगर आप वही कहीं खुद हैं, यहाँ पे मौजूद हैं बीच में ग्रुप के अंदर। जी बिल्कुल, क्यूरी सबमिशन में देख रहा था। हाँ, ग्रुप में वो लिंक्स होने चाहिए ताकि हर एक को वो लिंक्स मिल भी जाएं और हर एक क्यूरी सबमिट करने के लिए आपको वो लिंक्स पे अप्लाई भी कर ले। जी बिल्कुल, लिंक्स ऑलरेडी शेयर्ड है, बल्कि मैं उनको देख लेता हूँ, अगर पिन नहीं है तो उनको पिन भी कर देता हूँ टॉप पे। शुक्रिया। आई थिंक कोई स्टूडेंट नहीं है सर। अभी तो कोई सच नहीं है। सकलैन साहब अभी ज़रा छुट्टी पे हैं कुछ दिनों के लिए, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट न कीजिएगा, स्पेशली खानेवाल और भावलपुर वाले। कोई क्यूरी है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फियाजुर रहमान मेरा नाम है और मेरी ID भी ग्रुप में मौजूद है। ठीक है फियाज साहब, आपकी आवाज़ सब तक पहुँची, इंशाल्लाह स्टूडेंट साहब से कांटेक्ट करेंगे इंशाल्लाह जिसको क्यूरी होगी। मेरी तरफ से इतना है सर। थैंक यू फियाजुर भाई। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। जी नज़र साहब आप लाइन पे हैं, बात कर सकते हैं आप। तो मेरे साहब मैं आपकी क्यूरी को आंसर करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ये इशू आ रहा है, जब मैं सेव करता हूँ इसे गो करता हूँ, ये देखिए एरर आ जाता है सर। क्या एरर आता है? ये वाला सर, क्या ये सर #1089 आगे सर इनकरेक्ट प्रीफिक्स। यार ये ऊपर से सेव नहीं होगा, ऊपर से सेव नहीं होगा, इसको छोड़ दो। इधर से सेव नहीं होगा, सेव नीचे से होगा। ये नीचे सेव का बटन लगा हुआ है, हाँ इसको क्लिक करो जरा। फिर भी वही आ रहा है सर, क्या एरर आ रहा है? इनकरेक्ट प्रीफिक्स। जी, प्रीफिक्स की द यूज्ड की पार्ट इज नॉट अ स्ट्रिंग।
इनकरेक्ट प्रीफिक्स की। जी जी। कहीं ना सर कहीं ये आपने कुछ, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सर ये प्राइमरी को ये देखना है ऐसे, जब ये पहले था इसको सर प्राइमरी करके जब मैंने किया है तो ये आ गया यहाँ पे साइज गो इसका के मैं बटन कुछ भी ना लिखे यहाँ पे, छोड़ दें, कुछ भी ना लिखना आपने, गो के बटन पे हिट कर दें बस। यहाँ पे कुछ साइज नहीं लिखना आपने, गो के अच्छा बटन पे हिट करें बस। अब करें सेव। चलें जी, साइज वाइज कुछ नहीं लिखना वहाँ पे, जस्ट गो के बटन पे हिट करें, वो हो जाएगा। अच्छा जी सर, हो गया। और सर असाइनमेंट के बारे में थोड़ा डिस्कस करना था। जी ज़रूर करें। सर एक तो ये मैं आपको बताता हूँ सर, डिफरेंट ये सर कल वाली जो थी ना उसमें ये तो पता चल गया कि अगर की को करना हो इसमें से अरे में से आगे सर क्लास को, तो वो ऐसे करते हैं जैसे ये सर की को लिखा हुआ है स्टूडेंट, आगे सर उसको मतलब शो कर दिया, ठीक है सर। और सर ये क्लासेस में सर ये, और सर ये फंक्शन जो है वो ऐसे यूज़ कर लेते हैं, मतलब जैसे ये फंक्शन यहाँ यूज़ किया हुआ है सर। लेकिन ये आपने गलत लिखा हो, क्लास जरा गलत बनाई है, जरा ऊपर करें, स्क्रॉल अप करें जरा। जी सर। लेकिन जी वेरिएबल्स के आगे ना वैल्यू नहीं यहाँ पे आएगी उसकी, वैल्यू 1 वैल्यू 2 ये यहाँ से खत्म कर दें, वैल्यूज नहीं आएंगे आगे। वेरिएबल्स के कोई रियल टाइम नाम रखें ना, आपकी क्लास माई क्लास आपने ऐसे डाल दी, क्लास का कोई रियल टाइम नाम रखें, किसी एंटिटी को लेके क्लास बनाएं और उसमें वेरिएबल का नाम रखें कोई खास, जैसे हमने कल स्टूडेंट के लिए कोई नाम रखे थे, तो ऐसे कोई रियल टाइम नाम रखें ना। तो सही है, बहुत से अजीब से लग रहे हैं ये। सही है, तो क्लास का भी कोई स्टूडेंट नाम रखें, कोई स्टूडेंट की क्लास, कोई यूजर की क्लास। हमने कहा तो स्टूडेंट की क्लास सब लोग बनाइएगा। ठीक सर। यहाँ सर ऑब्जेक्ट में जैसे हमने कल लिखे थे सर जी, और सर ये फॉर ईच के जरिए यहाँ पे तो ये हो जाता है, लेकिन सर यहाँ पे जब ये फॉर ईच लूप यहाँ पे क्यों चलाई आपने, किसके ऊपर फॉर ईच लूप चला लिया आपने? सर ये क्लास, ये वाली जो क्लास है, एक ऑब्जेक्ट है, एक चीज के ऊपर लूप क्या चलाएंगे? ये सर वैसे ट्राई किया है ना, ये डिफरेंट मतलब। चले कह रहे हैं जी सर, ठीक है। तो और सर, लेकिन सर यहाँ पे फिर जब ये मैंने चलाई है तो यहाँ सर ये एरर आ जाती है। ये क्या एरर आता है बताएं जरा। $, क्लास कीवर्ड है, क्लास को यूज ना किया करें। चले खैर, आपने हमेशा क्लास लिखा हुआ, क्लास वेरिएबल यूज ना करें, जो कीवर्ड्स होते हैं उनको एज ए वेरिएबल, एज ए नेमिंग कन्वेंशन यूज ना किया करें। ठीक है सर। क्या एरर आ रहा है? एरर दिखाएं मुझे स्क्रीन पे। सर ये आ रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल क्लास। हाँ, तो क्लास का वेरिएबल कहाँ से आ गया? आपने डिफाइन किया उसको? क्लास का वेरिएबल कहाँ से आया ये देखा आपने? तो खोलें जरा ऑब्जेक्ट, लाइन नंबर क्या है? 35। ये क्लास वेरिएबल कहाँ से आया? ऊपर करें जरा, स्क्रॉल अप करें। डेटा कौन से वेरिएबल में मौजूद है? ये सर यहाँ पे 35 है। अच्छा देखें, अब क्लास का वेरिएबल ऊपर है कहीं पे? हमने कहा था यहाँ पे वो वेरिएबल होगा, वो अरे नाम होगा, अरे का नाम होगा जिसमें ये डेटा पड़ा हुआ है जी। फॉर ईच में वेरिएबल की जगह क्या आना चाहिए यहाँ पे, जहाँ पे आपने क्लास लिखी? ये ना खोलें, उसी को खोलें जहाँ पे कोड कोई खोलें, यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अब देखें ना, फॉर ईच लूप जहाँ पे लगाई है आपके पास, इधर ही रहे, नीचे ना जाए, ऊपर ही रहे, ऊपर रहे, ऊपर स्क्रॉल अप करें। आपने पहले ये असाइनमेंट की थी? जी सर की थी। अरे के साथ की थी? जी सर। तो देखें ना, आपके पास डेटा कौन से वेरिएबल में मौजूद है? गूगल न्यूज़ एपीआई का डेटा कि कौन से वेरिएबल में मौजूद है? सर ये डेटा उसमें तो जो हमने किया था वो सर आर्टिकल में, उसमें हमने इस डेटा को पास कर दिया था सर। तो आर्टिकल यहाँ पे क्यों नहीं बना रहे आप? यहाँ पे भी बनाए ना उसको, यहाँ पे वैसे वही सेम वही काम करें। अच्छा, वही काम करें, फिर आगे वहाँ पे क्लास की जगह डेटा को पास करें या आर्टिकल्स को पास करें। अभी तो वहाँ पे क्लास की जगह डेटा लिखने की जरूरत है, लेकिन डेटा भी वहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पे आपने क्लास का वेरिएबल दिया हुआ है ना, वहाँ पे डेटा लिखने की जरूरत है। लेकिन डेटा डायरेक्टली लिखेंगे तो एरर आएगा, या उसमें कोई
बहरहाल वो आइट्रेट तो हो जाएगा, हमें आर्टिकल्स मकसूद हैं, आर्टिकल्स ला के वहाँ पे लिखेंगे। ये ऐसे मतलब साहब सर। अभी आप, हाँ जी, अभी आप कुछ ज़्यादा समझ नहीं पाए इस चीज़ को, मेरी बातों को असल में जरा सर समझिएगा। कॉमर्स बैकग्राउंड है ना सर, आईटी बैकग्राउंड है ना, इसलिए थोड़े इश्यूज आ रहे हैं। मैं तो कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ सर। चलें अब ये इस फाइल का नाम क्या है? इसका नाम सर क्लासेस है। classes.php, इसको एग्जीक्यूट करें ज़रा, इसको एग्जीक्यूट करें। अच्छा एरर आ रहा है, फैटल जी एरर सर। 9, क्लास नंबर 9 पे क्या एरर आ रहा है, ज़रा देखिएगा, ज़रा समझिएगा। कैन नॉट यूज ऑब्जेक्ट ऑफ एसटीडी क्लास एज ए अरे। अब देखिएगा 9 नंबर लाइन आपकी गलत लिखी हुई है, इसको ज़रा कमेंट कर दें, यहाँ पे गड़बड़ हुई है, इसको कमेंट लाइन करें। नंबर 9 ये वाला हाँ सर। जी, हाँ ये गलत लिखा गया, इसमें एरर है, मैं बताता हूँ क्या एरर है, लेकिन मैं अभी आपको समझाता हूँ क्या एरर है क्या। आप ज़रा दोबारा सेव करके फाइल को रिफ्रेश करें। हो गया जी, खोले ना, दाम लेके क्लासेस वाली उसी लाइन को खोले ना जो अभी ऊपर आई थी, नीचे क्यों ले गए उसको? ये और फाइल खोल ली आपने? नहीं सर, ये ऊपर प्रिंट शो किया हुआ है उसका, ये देखने के लिए। ठीक है, बस यहीं पे रहने दें। देखें आप ज़रा, अब ज़रा समझिएगा, ऊपर टॉप पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? एसटीडी क्लास ऑब्जेक्ट। जी जी सर, ये स्टैंडर्ड क्लास है उसका सर, ऑब्जेक्ट है। अब आपने आर्टिकल्स रिट्रीव करने हैं तो कैसे रिट्रीव होंगे? एरो ऑपरेटर से होंगे या स्क्वायर ब्रैकेट से होंगे? सर पहले तो ये स्टैंडर्ड क्लास है ना सर, ये तो पहले एरो ऑपरेटर से होंगे, जब अरे आएगा अब तो आप फिर आइएगा कोड फाइल में लाइन नंबर 9 पे आइएगा, वहाँ पे आप समझिएगा आपने गलती क्या की है। जी सर। आपने आर्टिकल्स रिट्रीव करने के लिए क्या तरीकाकार अपनाया, जरा देखिएगा। ये सर मैंने डाटा, एक तो यहाँ डाटा लिख दिया है सर, ये तो डाटा ये आ गया, और आर्टिकल्स आ गए यहाँ सर। ये मैंने इसे कहा है कि ये अरे है, अरे की फॉर्म में सर मैंने यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे अरे नहीं है ना, यही तो मसला, ये अरे नहीं है जी, ये एरो आएगा सर यहाँ पे। जी, बिल्कुल एरो आएगा, अगर आप एरो लिखेंगे तो सारे आर्टिकल्स आपके पास आ जाएंगे। सही है जी? जी जी। और अब आर्टिकल को लूप में दें, क्लास की जगह आर्टिकल लिखें वहाँ पे, ये लूप उठाएं, आर्टिकल्स वाला वेरिएबल उठाएं और उधर लूप में पास कर दें। बात समझ में आ रही है? जिस वेरिएबल को प्रोसेस करना है उसको लूप में लिखने की जरूरत है। ये सर यहाँ पे ऐसे जी बिल्कुल सही है जी। अब प्रोसेस कीजिएगा जरा, अब देखिए 1 मिनट और रुकिएगा, एक एरर और होगा आपके उधर। चले खैर, रिफ्रेश करें रिफ्रेश करें रिफ्रेश करें इसको एक दफा। अब इसको ऊपर से आप डिलीट क्यों, चलें ले जाए नीचे जरा, इसको प्रिंट सर इसका खत्म कर दूं? हाँ प्रिंट खत्म कर दें ताकि जल्दी काम हो जाए। अब इस तरह कीजिएगा, उम्मीद है आपसे हो जाएगा। अब यहाँ पे ना कीजिएगा, नेक्स्ट टैब में खोलिएगा, रेफरेंस के लिए इसको रहना चाहिए। जी अब आप देखें, आपके अब आपने एक जगह क्लास का वेरिएबल मजीद यूज किया हुआ है, वो वहाँ पे क्लास का वेरिएबल नहीं आना चाहिए, वहाँ पे कुछ और आएगा। जी जी सर, नीचे मैंने यूज किया हुआ है क्लास का वेरिएबल। हाँ तो वो वहाँ पे नहीं आना चाहिए। सही सही, ठीक है। तो ऐसे थोड़ी होता है कि वेरिएबल अपनी तरफ से जो मर्जी आप नाम लिख के उसको यूज करना शुरू करते हैं। मैकेनिज्म होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो वब उसका नाम रखा जाता है। अभी बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, आपने पहले ही 10 साल पहले उसका नाम रख लिया कि मेरे बच्चे पैदा होंगे उसके ये नाम होंगे, तो फिर आप उनको बुलाना भी शुरू कर दें। भैया वो तो अभी पैदा ही नहीं हुए, वेरिएबल क्रिएट नहीं हुआ, तो उसको आप यूटिलाइज कैसे करेंगे? क्लास का वेरिएबल आपने बनाया नहीं है, आप उसको यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही है ना, किसी के बच्चे हो ना और वो उनको आज से ही बुलाना शुरू करते, बेटा जाओ ये काम करके, भाई वो तो अभी जिंदगी दुनिया में आए ही नहीं। सही है जी। अब देखें दूसरी बात समझे, यहाँ पे आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है, आर्टिकल तो हम प्रोसेस कर रहे हैं। आप लूप आप समझे नहीं, जरा ऊपर करिएगा। अब देखिएगा इधर, ये अप डाउन ना कीजिएगा, कुछ ना कीजिएगा, इधर लूप क्या करती है, आर्टिकल्स को प्रोसेस करेगी। आर्टिकल की 0 में जो भी की होगी वो
की के वेरिएबल में आएगी, जो वैल्यू होगी वो वैल्यू के वेरिएबल में आएगी। तो आर्टिकल की जगह यहाँ पे आपको वैल्यू लिखना है। जी सर। और ये 0 क्यों लिखा आपने? 0 सर ये लिखने की उसमें जरूरत नहीं है। सही जी। और फिर ये देखिएगा यहाँ पे भी वो एरर आएगा कि ये अरे है या ऑब्जेक्ट है। अगर अरे होगा तो ये ठीक होगा, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ये गलत होगा, इसमें एरर आएगा। सही है, समझ आ रही बात? जी सर। चलें, अब मजीद इसको सोचिएगा, अगर नहीं सॉल्व होगी तो कल फिर तशरीफ लाइएगा, थोड़ा सा खुद कीजिएगा, मैं बता दूंगा, फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा ज़्यादा। मजीद आप थोड़ा सा चीज़ों को गूगल किया कीजिएगा, ज़रा अपने कोड को दोबारा देखिएगा, मेरी जो पुराना लेक्चर हो उसको ज़रा देख लिया करें और लॉजिकली चीज़ों को समझें। मेरा ख्याल है आप ना साथ साथ काम करते रहते हैं, जब मैं काम कर रहा होता हूँ वब समझा करें, और जब मेरा काम कंप्लीट हो जाता है फिर आप उसको किया करें काम को। सही है जी? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। चलें, अगर फिर भी समझ में ना आए तो कल दोबारा तशरीफ लाइएगा। सही है जी सर, ठीक है, थैंक यू। जी। गुलशन, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर स्क्रीन शेयर है मेरी जी तो देखिए मैंने डाटा एंटर किया है। अब हमें टेबल में डाटा को नजर से देखना कैसे है, रिट्रीव कैसे करना? जी सर मैंने डाटा टेबल में एंटर कर दिया है, अब हम इसको टेबल में व्यू कैसे करेंगे सर? ये नज़र तो आ रहा है सामने टेबल में, आपको नज़र नहीं आ रहा नीचे? नहीं सर, मैं इस तरह नहीं चाह रही। अच्छा, जैसे सर क्यूरी लगा के हम सिलेक्ट करके हाँ, वो अभी मैंने क्यूरीज अभी आपको बताई नहीं है ना। क्यूरीज अभी इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे, उनको कल पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएंगी। अलबत्ता अगर आप पहले से पढ़ना चाहती हैं यूट्यूब पे जाएं तो वहाँ पे एसक्यूएल क्यूरीज का कोई भी ट्यूटोरियल देख लें, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। अलबत्ता कल हम इसको पढ़ेंगे, आज हमने नहीं पढ़ा। मैंने कहा ज़्यादा चीज़ें स्कील ना हो जाए, आप पे ज़्यादा बर्डन ना आ जाए। सिंपल है लेकिन फिर भी हम स्टेप बाय स्टेप। जी बिल्कुल सही लग रहा है। आपने थोड़ी सी शायद ना स्ट्रक्चर पे क्लिक कीजिएगा ज़रा, ऊपर स्ट्रक्चर के मेन्यू पे आपने ये ऊपर ब्राउज के साथ लिखा हुआ टॉप है यहाँ पे। जी सर। अब आपने 2-4 गलतियाँ की हैं, सब लोग इनको नोट कर लें, इनके मैं स्ट्रक्चर देख के गलतियाँ बता रहा हूँ। जी सर। देखें जी, ये स्टूडेंट का टेबल है। जी सर। तो स्टूडेंट के नाम के साथ आपने रिकॉर्ड्स क्यों लिखे? ये एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत क्या है? जब आपने नाम स्टूडेंट का टेबल रख दिया, स्टूडेंट नाम रखें बस, काफी है, सबको समझ में आएगा। रिकॉर्ड लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। सही है। और जब ये टेबल स्टूडेंट का है तो नीचे देखें नाम में std_name लिखने की जरूरत नहीं है। नेम लिखें तो जाहिर है स्टूडेंट के टेबल में नाम स्टूडेंट का ही होगा, टीचर का तो हो नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? जी जी सर। इसी तरह आपने सब लोअर केस में लिख रही हैं, लेकिन फादर नेम में आके आपने फादर के एफ को कैपिटलाइज कर दिया। सर फर्स्ट एक ही फर्स्ट लेटर को कैपिटल क्यों लिखा? एक ही स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए। ठीक है सर। सही नहीं, या तो सबके पहले लफ्ज को आप कैपिटल लिखें, या सबको लोअर लिख रही हैं तो सबको लोअर ही लिखें। सही नहीं, तो एक ही स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए। ये क्रिएटेड एट है, AT TT आपने लिख दिया, क्रिएटेड TT कोई चीज नहीं है। ठीक सर। चलें, और कोई बात नहीं सर, समझ आ रही है इसकी। कल वाली असाइनमेंट कर ली आपने? जी सर मैंने किया, वो चलें, शुक्रिया। सर इसकी डाटा टेबल इसकी डाटा टाइप क्या डेट और टाइम नहीं देंगे? किसकी? डेट ऑफ बर्थ की सर। हाँ, डेट और टाइम ना दें, क्योंकि टाइम मोस्टली लोग नहीं लिखते डेट ऑफ बर्थ में, तो डेट ही आ रही होती है, टाइम लिखना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए DOB में डेट लिखें, काफ़ी है। ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। जी, सिलेक्ट से रिट्रीव होगा, इंसर्ट से डेटा इंसर्ट होगा, रिट्रीव भी हो रहा है। शुक्रिया निदा, आप अच्छे से बात समझ गई। अच्छा जी, उमैर की क्यूरी है, डेटा यहाँ सब से भी हो सकता है, बाकी PHP और फॉर्म से करेंगे। ठीक है, ये किसी को आंसर किया है।
जी ऑलमोस्ट सबकी क्यूरीज आंसर हो गई हैं। कोई और क्यूरी हो आपकी तो आप कर सकते हैं। हमारे नए बैच के लिए एडमिशन जारी हैं, तो जैसा कि लैब मैनेजर्स ने आपको बताया होगा, और नए एडमिशन्स के लिए ग्रुप में पोस्ट मौजूद है। आप लोगों से रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप भी उस पोस्ट को अपने सर्कल में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए और लोग इस कोर्स से इस्तिफ़ादा करना चाहें, इस तरीके से अपने कैरियर को बनाना चाहें तो वो भी बना लें। तो इसलिए सब लोग उस पोस्ट को शेयर कीजिएगा न्यू एडमिशन्स की। उम्मीद करूंगा कि सब लोग ऐसा करेंगे। तो अभी ज़रा एक आध मिनट में ये सब लोग कर दें तो बहुत अच्छा होगा, ताकि ये क्लास के दौरान ही एक्टिविटी हो जाए, बाद में शायद आप लोगों को टाइम ना मिले। तो ग्रुप में जाएं, न्यू एडमिशन्स के लिए एक पोस्ट लगी हुई है, सब लोग अपने सर्कल में उसको शेयर कर दें एक दफ़ा, या फिर व्हाट्सएप में कहीं कर दीजिएगा, जैसे भी आपको मुनासिब लगे। अलबत्ता ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच जानी चाहिए, तो आप उसमें जितनी हेल्प कर सकें ज़रूर कीजिएगा। निदा दोबारा एडमिशन आप नहीं ले सकते। दोबारा एडमिशन लेने की ज़रूरत क्या है? जो चीज़ एक दफ़ा समझ में नहीं आई ना, बार 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 भाई वो समझ में नहीं आने वाली, बस छोड़ दें एक दफ़ा। तो या एक दफ़ा ही उसको फोकस होकर पढ़ें। माशाल्लाह आप तो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को लर्न कर रही हैं, तो दोबारा एडमिशन लेने की अपॉर्चुनिटी नहीं है जी, रूल नहीं है ऐसा। एक ही दफ़ा आपने एडमिशन ले लिया ना, फोकस होकर लग जाए कि बस ये लास्ट चांस है, सीख जाएंगे इंशाल्लाह, कुछ मुश्किल नहीं है। जी कोई और क्यूरी किसी की? ये क्लासेस वाली असाइनमेंट सब लोग ज़रा कीजिएगा स्ट्रॉन्ग तरीके से। न्यूज़ एपीआई को क्लास के ज़रिए से ज़रूर सेटल कीजिएगा। जावेद साहब, एक ही डोमेन पढ़ने की ज़्यादा मुनासिब होता है, और उसी से फ्रीलांसिंग स्टार्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नॉन टेक्निकल कुछ भी नहीं है, कोई ख़ास चीज़ नहीं है, वो अहम आप खुद से उसको पढ़ सकते हैं। और अगर आपकी वेब डेवलपमेंट को लेकर फ्रीलांसिंग स्टार्ट नहीं हो रही और आप उम्मीद करते हैं कि शायद नॉन टेक्निकल से वो हो जाएगी, तो जो प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे आ रही हैं वो वहाँ पे भी आएंगी। काम खुद से करना पड़ेगा, जो लोग करेंगे उनको प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो हिम्मत करें, इधर से स्टार्ट कर दें, नॉन टेक्निकल की ज़रूरत नहीं है। और अगर कभी नॉन टेक्निकल की ज़रूरत पड़ेगी भी, तो मैंने शुरू में बताया था उसका तरीकाकार क्या होगा। होता यूँ है कि फ्रीलांसिंग वेब डेवलपमेंट से स्टार्ट हो चुकी है, तो कभी क्लाइंट आ जाता है नॉन टेक्निकल को लेके, कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी वो ले आता है, तो वो आप खुद भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा यूट्यूब से हेल्प लें और आप नॉन टेक्निकल के एसईओ से रिलेटेड तमाम टास्क खुद भी आप परफॉर्म कर सकेंगे। दोबारा यहाँ पे दोबारा एडमिशन लेने की कोई सूरत नहीं है। जी उमैर। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सॉरी कल भी नहीं आ सका, आज भी इंटरनेट थोड़ा अच्छा नहीं था तो स्क्रीन पे नहीं आ सका, लेकिन कोशिश करके आ गया हूँ। एक्चुअली सर एक तो इंटरनेट थोड़ा स्लो आ रहा है, दूसरा कुछ मेरा ना डाटा पड़ा हुआ था मेगा पर, ड्राइव पर ना क्लाउड पर मैंने डाटा रखा हुआ था 10 GB का, तो मैं वापस डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया कल भी और आज भी ना, तो वो थोड़ा सा उसमें इंटरनेट ज़्यादा कंज्यूम हो गया। सर हम देख रहे थे कि आप भी थोड़ा सा सैड फील कर रहे हैं, एक तो नॉन टेक्निकल के लोग प्रोजेक्ट लेके आना शुरू हो गए हैं और हम अभी तक कोई प्रोजेक्ट नहीं लेके आए। बेसिकली इसकी वजह से मैं आपको बताता हूँ, जो टेक्निकल के लोग हैं ना, हम मतलब यहाँ स्टूडेंट या टेक्निकल के ज़्यादातर लोग, ये मेरी एजम्पशन है सर, कि थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, क्योंकि एरर्स के साथ सारी उम्र सर इनका वास्ता पड़ा होता है लोगों का ना, तो थोड़ा हेजिटेट करते हैं कि अगर प्रोजेक्ट हमारे पास आ गया और वो कंप्लीट ना हो सका, या इस तरह की टेंशन की वजह से ना फिर प्रोजेक्ट लेकर नहीं आते। तो बेसिकली सर थोड़ा सा रिव्यू भी मैंने भी दोस्तों से पूछा है और ये भी
ग्रुप में भी ये बात पता चलती है कि सारे लोग इस ट्राई में हैं कि थोड़ी सी चीज़ें और सीख जाएं, उसके बाद प्रोजेक्ट लेकर आते हैं ताकि उसको हम बेसिकली नॉन टेक्निकल के तो सर इस तरह ही कर रहे हैं कि वो तो प्रोजेक्ट पकड़ लेते हैं, वो डेटा एंट्री का होता है या फिर कोई इस तरह का होता है, उनको पता होता है किसी न किसी तरह कंप्लीट कर ही लेना है, ठीक है। और टेक्निकल के लोगों को थोड़ा सा इस तरह का डर होता है कि कोई इस तरह का एरर ना आ जाए कि ये हमसे हो ना सके, तो फिर वो बैड कमेंट्स या बैड रिव्यूज आते हैं, इस वजह से वो फिर थोड़ा सा वेट में है। तो कुछ लोग सर आपको फील हो रहा होगा शायद छोड़ के चले गए हैं, ऐसा भी नहीं है सर, कुछ लोगों की टाइमिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, वो बाद में लेक्चर सुन रहे होते हैं। 40 के राउंड अबाउट मेरे ख्याल स्टूडेंट्स हमारे साथ चल रहे हैं, तो हमारी तरह सर बस पूरा जम रहे हैं, आप भी इंशाल्लाह बेहतर रहेगा, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। लास्ट के डेज में हमारे प्रोजेक्ट्स में मेरा ख्याल है टेक्निकल के जो लोगों के हैं वो नॉन टेक्निकल से ज़्यादा अच्छे चलेंगे। चलें जी, इंशाल्लाह हम भी उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही हो। बहरहाल हम आपकी हेल्प के लिए हर वक्त अवेलेबल हैं, आप हिम्मत करें और कामों को करना शुरू कर दें इंशाल्लाह। शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाए। जी, कोई और क्यूरी आपकी अगर हो तो, कोई क्यूरी हो तो कर सकते हैं आप। नहीं सर, वो मैंने न्यूज़ वाली असाइनमेंट पहले ही बना ली थी, दूसरी कल वाला जो आपने क्लासेस वाला दिया था सर वो भी मैंने असाइनमेंट बना ली थी, उसमें मैंने 2-3 फंक्शंस बनाकर सर डेट कैलकुलेट किया है, सॉरी डेट ऑफ बर्थ से एज कैलकुलेट किया, मार्क्स और ग्रेड भी कैलकुलेट किए हैं। और उसके अलावा सर जो नई आपने असाइनमेंट बताई थी वो अरे वाली, अरे की बजाय सर उसको क्लासेस से करने, वो सर सिर्फ एरो लगाने हैं उनमें, वो हो जाएगी, लेकिन वो सर थोड़ा सा टाइम नहीं मैनेज हो सका, वो मैं आज कर लूँगा। जी, बस वो भी कर लीजिएगा ताकि इसकी भी प्रैक्टिस हो जाए ज़रा। हाँ जी सर, मैं ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, शुक्रिया उमैर। देखिए जी, उमैर की बात बहुत अच्छी थी और हमें भी कुछ इस तरह का आइडिया होता है, स्टूडेंट्स इस तरह फील करते हैं, लेकिन हमने शुरू में ही आपको पढ़ा दिया था। कुछ मैंने साथ में आपको ज़रा फोकस करने की भी कहा कि ऐसी चीज़ें हैं जो बस हम उनको यूँ कह लें कि वो इजी मनी है। वर्डप्रेस किसी को इंस्टॉल करके देना, इस तरह का प्रोजेक्ट आप ढूंढते रहें। अगर आपको वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का या वेबसाइट, एक सिंपल सी वेबसाइट बनाने का कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है तो लेने में कोई हर्ज नहीं है, उसको ढूंढना चाहिए। हम इसलिए ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे होते हैं आप लोगों को कि अगर आप लोग वेट करेंगे कि आप कुछ सीख के फिर आप प्रोजेक्ट्स पे बिड करेंगे और फिर प्रोजेक्ट विन करेंगे, तो इस चक्कर में होता यूँ है कि आखिरी 15 दिनों में स्टूडेंट थोड़ा सा फील करना शुरू होते हैं कि शायद अभी हमें चीज़ें आ गई हैं, लेकिन फिर भी उनको इतना वो कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते क्योंकि चीज़ें नई से नई चल ही रही होती हैं। तो प्रोग्रामिंग में हम भी अभी इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं, या इतना नहीं कहते कि मुझे बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग आ गई है, मैं बहुत एक्सपर्ट बन चुका हूँ। हम भी अभी बहुत सारी चीज़ों को फील कर रहे होते हैं कि ये चीज़ें हमें नहीं आती या हमें इस एरिया में भी कदम नहीं रखना चाहिए। तो ये फीलिंग तो सारी ज़िंदगी आती रहती है। प्रोग्रामिंग और इंजीनियरिंग ये एक ऐसी फील्ड है, कभी आदमी खुद को नहीं कह सकता कि मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ, और ऐसा होता भी नहीं है। चीज़ें हमेशा कुछ ऐसे एरियाज़ रहते हैं जिसमें आदमी को फीलिंग रहती है कि ये चीज़ें आनी चाहिए या आती नहीं है। तो लेकिन कुछ चीज़ें आती होती हैं, उनको लेके आदमी कॉन्फिडेंट होकर काम करना शुरू करते हैं। हमने कहा वर्डप्रेस आप सबको आता है, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के एक आदमी को सिंपल सी स्टैटिक या डायनेमिक वेबसाइट चाहिए, वो आप बना के दे सकते हैं। वर्डप्रेस किसी को इंस्टॉल करके दें, छोटा मोटे HTML CSS लिखनी है, डिज़ाइन करके देना है, वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह के बग फिक्सिंग है HTML CSS की, डिज़ाइन में कुछ फ्लॉज हैं, तो ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे आप बिड करना शुरू कर दें, तो ये प्रोजेक्ट्स आप विन कर सकते हैं। और अभी बिड करने का फ़ायदा ये होगा कि आप फ्रीलांसिंग सीखेंगे। जिस दिन आप बिड करना शुरू करेंगे आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, उस दिन से आप फ्रीलांसिंग सीखना शुरू कर देंगे। अगर आप आखिरी दिनों में करेंगे, आखिरी दिनों में 2 हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर हमारी क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी और आप क्लाइंट क्यूरीज कैसे क्लाइंट को हैंडल कैसे करना है, क्लाइंट को आंसर कैसे करना है, ये आप सीख नहीं पाएंगे। तो अभी आप करेंगे तो ये चीज़ें भी आप साथ साथ में सीख जाएंगे। स्टूडेंट कहते हैं मुझे प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे, तो ये भी साथ में समझ में आएगा कि इसी तरह लगे रहने से प्रोजेक्ट मिलते हैं। अगर किसी को 2 महीने, 1 महीना, 1.5 महीना प्रोजेक्ट नहीं मिलते और कंटिन्यूस एफर्ट कर रहा है, प्रोजेक्ट नहीं मिलते, तो फ्रीलांसिंग के अंदर या बिजनेस के अंदर सब्र से कैसे काम लेते हैं, ये सीखने की ज़रूरत होती है। तो ये भी आपको सीखने को मिलेगा। प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे तब भी आप काम करते रहें, अपने हिस्से की एफर्ट करते रहें, बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे छोड़ दें।
तो ये एक सीखने की चीज़ है कि सब्र से कैसे काम लेना है। नई प्रोजेक्ट मिलता तो ना मिले ये हमारी दर्द सर नहीं है। प्रोजेक्ट मिलना, किसी को प्रोजेक्ट मिले नहीं मिले ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देते हैं जिसको देते हैं। हमारा काम है बिड करना, प्रोजेक्ट का एनालिसिस करना, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन अच्छी करना। हमारा टास्क है अच्छा प्रपोजल सबमिट करना और डिसहार्ट होके छोड़ना नहीं है। तो ये चीज़ें उसी वक्त होंगी मुमकिन जब आप काम करते रहेंगे, साथ साथ में चलते रहेंगे। दोबारा बहुत सारी चीज़ें सीखने की हैं, सीखते रहिएगा। ऑब्वियसली जब दूसरी क्लासेस ज़रा प्रोजेक्ट्स लाना शुरू कर देती हैं, हम लोग पीछे होते हैं, तो थोड़ी सी फीलिंग आती है, हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा होता है मोस्टली टेक्निकल पीछे जा रही होती है, लेकिन टेक्निकल डोमेन के 2-4 प्रोजेक्ट्स आते हैं और सबको काट के आगे चले जाते हैं क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स ज़रा बड़े होते हैं। एक आध मिनट वेट करूंगा, उसके बाद हम इस क्लास को एंड करेंगे। आज का टास्क यही होगा कि आप टेबल क्रिएट करें, एक से ज़ायद टेबल क्रिएट कीजिएगा। और उनमें डेटा कुछ एंटर कर लीजिएगा। कल हम आगे कुछ पढ़ेंगे कि इन डेटाबेस पे मुख्तलिफ क्यूरीज कैसे एग्जीक्यूट की जाती हैं। अस्सलामु अलैकुम।